हाँ जी, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज काफी दिनों बाद तबीयत कुछ ठीक है और मैं मेरा प्रॉमिस पूरा करने के लिए एसएसटी जो 10 नंबर के मेथड आएंगे आज की क्लास में, उम्मीद है 1 घंटे में मुख्य मुख्य जो चीजें हैं वो अपने सारी कर लेंगे। मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न भी हैं, एमसीक्यू भी हैं और जो एग्जाम में आए हुए हैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। जरूरी सूचना ये दे दूं कि एसएसटी की मैराथन क्लासों का मैटर लगभग तैयार है, जिसमें मैं इस तरह से क्लासें दूंगा आपको। हिस्ट्री की 3 यूनिट है आपके 15 नंबर की, उसकी एक क्लास मैराथन रहेगी। पोल साइंस की एक क्लास रहेगी 2 यूनिट की 10 नंबर के लिए। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री और ज्योग्राफी प्रयास करेंगे उसमें इंक्लूड करके, वो 20 नंबर का मसला वो एक क्लास रहेगी। तो पार्टीशन करके, क्योंकि पूरे की अगर करेंगे तो जो रिवीजन आपका है, फर्स्ट रिवीजन अच्छे से समझते हुए रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो कंटिन्यू अपने क्लासें देंगे आपको। ये है कि आगे 3 दिनों में 3 क्लासें इसके अलावा मिल जाएंगी। मॉर्निंग के टाइम ही अपने क्लास रखेंगे। और अगर ये रहा, स्टूडेंट्स अगर ये कह देंगे कि सर एसएसटी की हमें तो 4 की बजाय 3 की बजाय 1 ही दे दो या 2 दे दो 5-1 घंटे की, फिर उस पर मैं विचार कर लूंगा। मैटर तैयार है, सारे को जोड़ के फिर एक साथ बढ़ा दूंगा। आप अपने विचार कमेंट के द्वारा मुझे दे दीजिए। और फिर साइको में मैंने जितना करवाना था, अगर हो सकी तो ठीक है, अन्यथा मैंने मुख्य देखो 5वीं 6ठी यूनिट पूरी करवा दी है। व्यक्तित्व मैंने करवा दिया, बाल विकास मैंने करवा दिया, बुद्धि करवा दिया, 1 यूनिट बची हुई है और उसमें अभिप्रेरणा अधिगम वाले वो कंसेप्ट रहे हुए हैं, वो आप देख लेना। फिर लाइव आएंगे एक दिन, सामान्य चीजें देख बता देंगे आपको। लाइव आऊंगा मैं, सिर्फ किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें इसके लिए। 27 को आपका पेपर है, तो 26 को या 25 को आपको एक प्योर लाइव, जिसमें आपके कमेंट्स, आपके सवाल जवाब आपके साथ किए जाएंगे। एक जरूरी सूचना, अभी एक भ्रांति फैली हुई है कि नेगेटिव मार्किंग, तो रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अपने स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान शब्द मनुष्य और समाज से संबंधित किसी भी प्रकार के अध्ययन के लिए शिथिल रूप से लागू होता है। यह परिभाषित किया है किसने? अब ना परिभाषाएं कुछ दी हुई है और एक परिभाषा पूछ ली जाती है। कुछ परिभाषाएं दी हुई है सामान्य। ये जो 4 नाम है, चारों की परिभाषा आप एक एक याद कर लेना। 2-3 अपने अभी याद करने का प्रयास करते हैं। तो यहां से हमने एक शब्द लेना है, शिथिल रूप से लागू होता है। सामाजिक विज्ञान शब्द मनुष्य और समाज से संबंधित किसी भी प्रकार ले लेते हैं, चलो किसी भी प्रकार से। तो आपने क्या देखना है कि किसी भी प्रकार से मिसाइल जो होती है, मिसाइल नहीं होती, मिसाइल का परीक्षण करना है तो किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार मिसाइल, किसी भी प्रकार कहीं भी मिले तो मिसाइल मिलेगा। और फेयर चाइल्ड होता है बच्चा। मानव मामलों से संबंधित ऐसा शब्द मिलेगा तो फेयर चाइल्ड का होगा। मानव मामलों से संबंधित कोई जिक्र किया जाएगा तो फेयर चाइल्ड का होगा। सहेली तो होती है भाई, सहेली दोस्त, लड़कियां दोस्त होती हैं, वो वाली सहेली की बात कर रहा हूं। ठीक है, अदर वे में मत लेके जाना। सहेली फ्रेंड जो होती है, उसके लिए देखो ये क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान उन मानसिक या सांस्कृतिक विज्ञानों की तरह है जो व्यक्ति की गतिविधियों से समूह के सदस्यों के रूप में निपटते हैं। अब यहां हमने क्या ध्यान रखना है, शैली जो होती है समूह के सदस्य में से ही होती है, और वो कोई भी आप पे बाधा आ जाए, आप पे विपत्ति आ जाए, आप पे कोई भी समस्या आ जाए, तो समूह के सदस्यों में से आपकी जो शैली होती है आपके साथ रह के वो निपटती है। तो समूह के सदस्य ने परिभाषाओं को याद रखने का एक लॉजिक, एक तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो हमने 3 परिभाषाएं, चाइल्ड मानव मामलों से संबंधित आ जाए, किसी भी तरह से बात आ जाए तो वो मिशेल की परिभाषा है, उसका ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर मिशेल है। फेयर चाइल्ड बता दिया, और अभी आपको बता दिया सेलिगमेन का। सेली समूह के सदस्य में से होती है और निपटने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, ये उम्मीद आप समझ गए होंगे। शिक्षा राज्य के सतत और समृद्ध विकास की नींव है। शिक्षा राज्य के, इसका उत्तर लगाएं, जल्दी लगाएं।
चलो हिंट दे देता हूं कि बी और डी नहीं है, बाकी आप लगाएं। एक बात बताऊं, शिक्षा के बारे में एक परिभाषा है। शिक्षा क्या है? नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तब ये थोड़ी सी अभी उसी स्थिति में हूं, और आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए एसएसटी और ये मेथड आपको पढ़ाने हैं, तो बिल्कुल पढ़ाए जा रहे हैं। अभी जैसा भी हो थोड़ा सा एक्टिव रह के थोड़ा सा गौर कर लेना, उतना इंटरेस्टिंग हो सकता है ना बन पाए आपके लिए। नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं। तो अभी आपने देखना है कि दुखी व्यक्ति जो होगा ना, वो कहेगा ये संसार कुछ नहीं है, ये चीज मेरे लिए कुछ नहीं है, ना के बराबर है। तो दुखी आदमी कहेगा कुछ नहीं है, ठीक है। और नींव कहां रख दी कि कोई आदमी है उसने रास्ते में ही नींव रख दी, कोई घर बनाया रास्ते में क्या रख दी? नींव रख दी। याद रखने का थोड़ा सा ये लॉजिक लगा लिया करो। परिभाषाएं आप 100, 50 कितनी भी परिभाषाएं याद कर सकते हो, उस परिभाषा में से एक शब्द निकालना होता है। रीट आप सबका जितने भी देख रहे हैं, और भी रीट बहुतों का पास हो जाएगा। उसके बाद मेंस में तैयारी करेंगे अपनी बड़ी शानदार इत्मीनान से एक एक चीजों को। मैं कहता हूं साइकोलॉजी में जितनी परिभाषा जो भी कंसेप्ट है आपको, अभी मैंने ट्रिकली क्यों बताया, क्योंकि समय कम है। मैं कभी भी तैयारी करता हूं, मैंने जितने भी पेपर दिए तो मैं शब्दों के ऑप्शंस के साथ खेलता हूं, और मैं मोस्टली आए हुए प्रश्नों को एक्सप्लेन कर रहा था उसमें, लेकिन आपके याद हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमारे अच्छे से याद हो गए। जिन्होंने नहीं भी लगाई हुई क्लास, बाल विकास मैराथन फर्स्ट, मैराथन 2, मैराथन 3, तीनों क्लासें देख लेना। आप ये मान लो कि आपका न करते वो 12 नंबर का कंसेप्ट जो है वहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका ठीक उत्तर है अरस्तु। निम्न में से शिक्षण के बोध उद्देश्य से संबंधित नहीं है। अब हम बात करते हैं शिक्षण के उद्देश्यों में। तो शिक्षण के उद्देश्य जो है, एक ब्लूम का नाम आता है, एक कैथवाल का, इसके साथ कैथवाल मसीहा, और एक सिम्पसन का नाम आता है। अब शिक्षण के 3 उद्देश्य हैं। शिक्षण के 3 उद्देश्य दिए गए हैं। मैंने आपको उधर साइकोलॉजी में पढ़ाया था, तो तब आपको 5वीं और 6ठी यूनिट जब करवाई थी मैंने, वहां पर मैंने आपको CAP एक शब्द दिया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक 3 तरह के शिक्षण उद्देश्य थे। ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ब्लूम ने, आप ये देखो 1856 या 1956 में जब भी इस पे वर्क होता है, 56 में ब्लूम ने जब बताया, मतलब उससे पहले लोगों को यही नहीं पता था। हम टीचिंग करवा रहे हैं, जो पढ़ाई करवाई जा रही है उसके उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। ब्लूम ने बताया कि बच्चे का मानसिक यानी कि ज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, भावात्मक अफेक्टिव वो विकास होना चाहिए, मनोगत्यात्मक आप ये मान सकते हैं शारीरिक विकास उसका होना चाहिए। ये बातें अब उसने ज्ञानात्मक दिया, इसमें भी उसने सहयोग किया है ब्लूम ने, और ये मनोगत्यात्मक असल में सिम्पसन ने दिया था। लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं कि ये शिक्षण के तीनों उद्देश्य किसने दिए, ब्लूम ने दिए, मूल्यांकन के उद्देश्य किसने दिए, ब्लूम का नाम ही आता है। अब आपको आपके एसएसटी में थोड़े से डीपली आ जाते हैं कि ज्ञानात्मक के आगे 6 पार्ट हैं, उनमें कुछ शब्द हैं, वो शब्दावली पूछ ली जाती है। भावात्मक में आगे 5 पार्ट हैं, उनमें से कई बार एक आध शब्द पूछ लिया जाता है। असल में ज्ञानात्मक, भावात्मक, आपको मेरी बताई बातें अगर समझ भी ना आई तो आप एक काम करना, एग्जाम से पहले एसएसटी की शिक्षण वीडियो में आप क्या देखोगे, यहां आज वाले में वीडियो कम करवाऊंगा क्योंकि शिक्षण वीडियो की एक क्लास में दे चुका हूं, वहां पर वो आपके लिए एसएसटी में इनफ है। और एक विधि आपके डायरेक्ट नाम देकर लिखी हुई है, वो है प्रोजेक्ट मेथड, वो आज अपने करेंगे। दूसरी विधियां मैं आपको करवा चुका हूं और उसमें देख लेना।
इसके अलावा शिक्षण वीडियो के अलावा आप क्या देखोगे, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, कक्षा कक्ष के अंदर जो क्रियाएं होती है या वो सामग्री होती है जो दृश्य श्रव्य दृश्य वगैरह, और इसके अलावा ये जो उद्देश्य है ना शिक्षण के, ये उद्देश्य आपको कम से कम 2 या 3 प्रश्न देंगे। प्रोजेक्ट मेथड है वो आपको कम से कम 2 प्रश्न देगा ही देगा। तो इन 2-3 बिंदुओं से 4-5 प्रश्न आ जाएंगे, इनको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आगे 6 टाइप होंगे। उसका आपने देखो, आपने बीएड की, जब आपने बीएड की ना, हम जो पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें शब्द आते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। विद्यार्थी अपने जीवन में, विद्यार्थी इसके बारे में जान सकेंगे। इसमें जो है ना, आगे वाली स्लाइड में, चलो इसको क्लियर करता हूं, बोध से संबंधित। अब बोध क्या है? शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक 3 उद्देश्य हैं। उसमें जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, कॉग्निटिव है, कि बच्चा ज्ञान प्राप्त जो करता है मानसिक अवस्था से संबंधित है। तो मानसिक विकास कितने तरह से होना चाहिए? 6 तरह से मानसिक विकास होना चाहिए, जिसमें एक शब्द पहला आता है ज्ञान, ज्ञान के बाद आता है बोध, अवबोध भी इसको कहते हैं। तीसरा आता है अनुप्रयोग, ठीक है, प्रयोग करना। फिर आता है विश्लेषण करना, क्या आता है? विश्लेषण करना। और फिर आता है संश्लेषण, फिर शब्द क्या आता है? संश्लेषण करना और मूल्यांकन करना। अगर बच्चा ये सारी चीजें सीख गया, इसका मतलब बच्चे का ज्ञानात्मक विकास हो चुका है। अभी मैं इनका 12th वालों का पेपर बना रहा था, एक बड़ा पेपर, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से ना ब्लूप्रिंट, आपने 12th की होगी तब भी आप ब्लूप्रिंट देखते हैं। तो ब्लूप्रिंट में ना ये शब्द लिखे होते हैं कि ज्ञान वाले पक्ष में से कितने % सिलेबस आएगा, बोध वाले में से, और अब तक तो प्रयोग तक रहता था एग्जामिनर, इस बार उन्होंने ऐड कर दिया कि विश्लेषण, इसका भी विकास होना चाहिए। मतलब कि बच्चा उस चीज के बारे में, अब फिर इसके अंदर से भी, पहले तो ये शब्द ध्यान रखने हैं कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारे के सारे जो है ज्ञानात्मक पक्ष के पार्ट हैं। अब कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है? बच्चे का ये अवबोध वाला उसमें हो चुका है, बच्चा प्रयोग करना सीख गया है उस ज्ञान का, बच्चा विश्लेषण करना, जो चीज पढ़ाई उसका विश्लेषण करना, छोटे छोटे उसको पार्टीशन करके उसका वर्गीकरण करना सीख गया है। दूसरा, बच्चा संश्लेषण करना, उसका समानीकरण करना सीख गया है, या लास्ट में मूल्यांकन। हम ये सारी चीजें जो है ना, ये कैसे जानेंगे? तो शब्दावलियां हैं कि बच्चा अगर किसी चीज की परिभाषा देने लग गया है, परिभाषित करने लग गया है, किसी चीज को पहचानने लग गया है, इसका मतलब ये, तो आगे वो कैब आएगी कि परिभाषित करना, और ये बोध वाले के लिए, अनुप्रयोग वाले के लिए प्रयोग करना या रूपांतरित करना। रूपांतरित शब्द आता है जिसका मतलब होता है बदलाव। अब हमारा ये वाला पूछा है इसने कि कौन सा बोध पक्ष से संबंधित नहीं है? अनुमान लगाना, संबंध बनाना, व्याख्या करना, पूर्ण व्याख्या करना, पुनः शब्द आएगा, पुनः व्याख्या करना, और इसका उत्तर ये है। तो अभी ये जो शब्दावली है, इनका संबंध किससे है? इन तीनों शब्दों का संबंध है बोध वाले पक्ष से। अब बोध वाला पक्ष जो है वो कहता है अनुमान लगाना, संबंध बनाना, व्याख्या करना। इसमें भी आपने ये अगर पता लगा लिया, व्याख्या करना, कि बच्चा व्याख्या करना सीख गया, ठीक है, इसका मतलब अवबोध हो चुका है। समझ रहे हैं? अब कुछ शब्द आएंगे कि परिभाषित करना, कि मैंने आपको पढ़ाया शिक्षण के कितने उद्देश्य हैं, या शिक्षण उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो आप कह देंगे शिक्षण उद्देश्य का मतलब है कि कोई भी चीज एक्सप्लेन करते हैं, उसका एक पर्पज होता है। कितने तरह के होते हैं? तो हम ये कहेंगे कि वो 3 तरह के होते हैं। मैंने जो पढ़ाया उसको आपने परिभाषित कर दिया, ठीक है। अब कल को मेरे पढ़ाए हुए में से कोई चीज सामने आ गई तो आपने उसको पहचान लिया। कई दिनों बाद आपसे पूछा, आपने उसको रिकॉल कर लिया, प्रत्यास्मरण कर लिया, प्रत्याभिज्ञान कर लिया, प्रत्याभिज्ञान, ये सारी की सारी शब्दावली अगर आती है
ये बहुत बार पूछी गई है। परिभाषित करना, पहचानना, प्रत्यास्मरण करना, प्रत्याभिज्ञान करना, ये शब्द किससे संबंधित है? ज्ञान पक्ष से संबंधित है। थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन एसएसटी में इसके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। भावात्मक के जैसे इसके ये 6 नाम है, उसमें 5 नाम है, पर अपने को 3 याद करने हैं। अनुमूल्यन, अनुक्रिया, ये 2 बहुत जरूरी है याद करने। अनु वाले वो पूछा जाता है, ठीक है। अनुकूलन नहीं है, फिर अनुकूलन मनोगत्यात्मक और उधर चला जाए। भावात्मक में 2 ही अक्षर बताऊंगा, वो याद करने हैं। और इसके अंदर से ज्ञानात्मक में 4 शब्द, परिभाषित करना, पहचानना, प्रत्यास्मरण करना, प्रत्याभिज्ञान करना। अगर ये शब्द आपसे वो पूछ सकता है कौन सा ज्ञान पक्ष से संबंधित नहीं है, परिभाषित, पहचान, प्रत्यास्मरण, एक दे देगा, वो व्याख्या करना। तो ये जो है ये उससे संबंधित नहीं है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है, तो यहां पर ये आ जाता है पुनर्व्याख्या करना, जो है ये आगे चला जाता है, उसमें संश्लेषण वाले पार्ट में चला जाता है ये। और ये तीनों का संबंध बोध से संबंधित है। तो अभी हमने बोध उद्देश्य किसका पार्ट है? ज्ञानात्मक उद्देश्य का। देखो, बोध करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, ये सारे के सारे। और अगर शिक्षा के स्तर पूछे जाए तो 3 स्तर हैं, उसमें बोध स्तर आता है, एक स्मृति स्तर आता है ना, चिंतन स्तर आता है, वहां आता है, वो एक अलग विषय है। कौन सा ज्ञानात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ये देखो पूछा हुआ है। ज्ञानात्मक 3 थे, उसमें एक था ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? बोध शब्द था उसमें, इसको अवबोध भी लिख सकता है। वो क्या लिख सकता है? अवबोध लिख सकता है। मूल्यांकन था, बिल्कुल था। अनुक्रिया था, पता नहीं। अनुप्रयोग था, बिल्कुल था। तो इसका मतलब अनुक्रिया नहीं था। अब शब्द आ जाए अनुमूल्यन और अनुक्रिया, ये शब्द किसमें चले जाएंगे? ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भावात्मक पक्ष से। भावात्मक पक्ष जो है उससे संबंधित ये सारी शब्दावली है। अनुमूल्यन, अनुक्रिया, अवबोध भी, अवबोध तो इधर चला गया, ठीक है, अवबोध इधर चला गया। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, ये सारे के सारे ज्ञानात्मक। अनुमूल्यन और अनुक्रिया, ये शब्द ध्यान रखना, भावात्मक, मतलब कि भावात्मक का संबंध हृदय से है, भावनाओं से है, फीलिंग से है, भावात्मक विकास करना। तो ये इसका ठीक उत्तर है अनुक्रिया। देखो ऐसे तो वो 6 शब्द थे, 6 के 6 याद हैं, तो यहां हल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य है? सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, तो इसका लक्ष्य क्या है? जाति प्रथा की प्रशंसा, अवकाश के समय का सदुपयोग, शिक्षण शिष्टाचार, पर्यावरण से अपरिचित होना। अब देखो, अपरिचित होना ये तो है ही नहीं भाई, एसएसटी लेवल 2 में आप जाओगे, स्कूलों में पढ़ाओगे, जाति प्रथा की प्रशंसा करना ये थोड़ी इसमें शामिल हो जाएगा। शिक्षण शिष्टाचार तो इसका तो है ही नहीं कोई संबंध। तो अवकाश के समय का सदुपयोग करना इसके लक्ष्यों में एक मुख्य लक्ष्य होता है। अब देखो, एक मुख्य लक्ष्य तो अगर वर्तमान में पूछा जाए ना, वर्तमान संदर्भ में इसका जो है ना, मानव संबंधों का अध्ययन करना इसका लक्ष्य है। मानव संबंधों का अध्ययन करना सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य, वर्तमान के संदर्भ में पूछा जाए तो ये उत्तर होता है। आज आपको हो सकता है अभी एनर्जी कम मिले है ना। सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य देख लो, उत्तम नागरिक बनाना, सामाजिक चरित्र का विकास, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास, सामाजिक विरासत व समस्याओं का ज्ञान, मानवीय संबंधों का अध्ययन। ये वर्तमान में हाईलाइट हुआ है। अगर वर्तमान या आधुनिक समय में अगर पूछा जाता है, आधुनिकता की बात करके पूछा जाता है, तो ये सारे देकर भी अगर पूछा जाए तो हम इसको टिक करेंगे। मानवीय संबंधों का। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? आपके जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सामग्री, ये चीजें लगती है। अब देखो इनको ना, एक शब्द है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी।
क्रियाएं, और एक शब्द है पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री। ठीक है, ये तो होती है कक्षा कक्ष से संबंधित, कक्षा कक्ष के अंदर जो यूज की जाती है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री क्या है? बोर्ड है, डस्टर है, चार्ट है, कोई प्रोजेक्टर है, जितना। ठीक है, और पाठ्य सामग्री क्रियाएं क्या होती है? कक्षा कक्ष के अंदर व बाहर दोनों से ही संबंधित होती हैं। ये आंतरिक जो कक्षा कक्ष के अंदर की गतिविधि है, दोनों का अंतर थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अब हम जो कक्षा कक्ष के अंदर जितनी चीजें बच्चों को पढ़ाई से संबंधित, आपको पता है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, और दृश्य श्रव्य सामग्री जो है बच्चों के लिए यूज की जाती है। हमने देखना है कि कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं श्रव्य सामग्री है, हमारा प्रश्न है। चलचित्र, एक बात का ध्यान रखना, किसी के पीछे चित्र लगा हुआ शब्द है या बोर्ड लगा हुआ शब्द है, वो देखने से संबंधित चीजें होती हैं। और अगर फोन शब्द लगा हुआ है, लिंग्वा फोन, ग्रामोफोन, ये सिर्फ सुनने से संबंधित होती हैं। और ये खतरनाक खतरनाक वाले शब्द जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे भारी भरकम इंग्लिश वाले, ये दृश्य से संबंधित होते हैं, चीजों को ना जो हाईलाइट करके बड़े रूप में जो दिखाते हैं वो वाले होते हैं। अब इसका उत्तर जो है ना भाषा प्रयोगशाला है। भाषा प्रयोगशाला, अब आप कहेंगे कि सर भाषा प्रयोगशाला श्रव्य सामग्री सुनने वाली कैसे हो जाती है? भाषा प्रयोगशाला में क्या होता है कि मान लो एक कमरा है, बच्चों को बिठा दिया, सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रूपों से ये हो जाता है, बच्चे को किसी भाषा का, किसी कंसेप्ट का ज्ञान प्राप्त करवाना है। टीचर जो है, अध्यापक जो है, बोलता रहेगा, बच्चों को वो दे दिए जाएंगे लगाने के लिए। ठीक है, और बच्चे क्या है, सुनते रहेंगे, सुन के ज्ञान प्राप्त करेंगे। और इस भाषा प्रयोगशाला में वो आपके सारे के सारे, कोई टैप रिकॉर्डर है, आपका रेडियो है, आपका लिंग्वा फोन है, आपका ग्रामोफोन है, वो सारे के सारे हथियार जो है वो इसमें यूज किए जाते हैं। लिंग्वा फोन, ग्रामोफोन, उसके माध्यम से वो सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भाषा प्रयोगशाला होती है जो कि एक श्रव्य सामग्री है। ठीक है, इसका ठीक उत्तर। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? अब जब मैं इसको पढ़ा रहा था, आपको शिक्षण विधियां करवा रहा था या साइकोलॉजी की बात करें, तब भी मैंने दोनों जगह जिक्र किया था, प्रक्षेपी और प्रक्षेपी वर्ड आते हैं। प्रक्षेपी का मतलब होता है, असल में इसका इंग्लिश जो है वो है प्रोजेक्शन है। ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट वर्ड्स जो है वहां से निकला हुआ है। प्रोजेक्टर आप कहते हो, प्रोजेक्टर क्या होता है? जैसे वो प्रोजेक्टर क्या है, सामने दीवार पे या पर्दे पे किसी चीज को दिखाता है बड़ी करके, प्रोजेक्टर। और इसका मतलब हम क्या निकालें, चीज को दूसरी जगह पर थोप के, दूसरी जगह के दूसरे माध्यम से दिखाता है। और प्रक्षेपण एक युक्तिकरण, साइको में मैंने एक क्लास में आपको करवाया था, और बाद में वो सेकंड ग्रेड वाली लाइब्रेरी साइकोलॉजी में आया भी था। युक्तिकरण और एक होता है प्रक्षेपण। इस पर आएंगे अपने, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, समायोजन वाली आपकी इकाई में ये लगते हैं। एक होता है प्रक्षेपण, एक होता है युक्तिकरण। ये रेशियोनलाइजेशन होता है, शायद RAITION, रेशियोनलाइजेशन, LIZITIO, रेशियोनलाइजेशन। क्या स्पेलिंग होगी आप देख लेना, मेरी इंग्लिश गरीबी है। ठीक है, मुझे ये पता है कि ये कहते हैं इसको। और प्रक्षेपण को तो प्रोजेक्शन कहते ही हैं। ठीक है, अब दोनों का इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, आज दोबारा फिर रिपीट करवा देता हूं। अगर दूसरे में कमी निकालना, दूसरे में कमी, तो होता है वो प्रक्षेपण। जैसे रीट का पेपर सबका ही पास हो भाई, ठीक है, कोई नहीं पढ़े, किसी ने बिल्कुल ही तैयारी नहीं की, पेपर पास नहीं हुआ, तो वो कहते भाई पढ़ाया ही बढ़िया नहीं है हमें। ठीक है, तो वो तो हो गया प्रक्षेपण। कोई डांस वांस कर रहे हैं तो अपने क्या बोल दिया कि आपका वो आंगन सही नहीं है, इसमें टेढ़ा मेढ़ा हो नहीं रहा,
तो वो दूसरे में जो कमी निकालना वो होता है प्रक्षेपण। और युक्तिकरण क्या होता है, उसी चीज में कमी निकालना, उसी में कमी निकालना। जैसे कि रीट पास ना होने पर विद्यार्थी क्या कहेगा, मैं रीट की 3rd ग्रेड की तैयारी थोड़ी करूंगा, मैं 1st ग्रेड लगा हुआ हूं, 1st ग्रेड बनना है, 3rd ग्रेड थोड़ी बनूंगा मैं, 3rd ग्रेड में मेरे को जाना ही नहीं है। आप जावा कौन भी ही पढ़ो, मैं तो चलो पेपर दे लिया के है तो ठीक है, ओदे हस्ते मैं पेपर देता सी, मैं तो तैयारी नहीं करनी है। तो उसी में कमी निकालना। और एक उदाहरण ये भी दिया जाता है, लोमड़ी अंगूर को तोड़ नहीं सकी और लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। उसी में कमी निकालना रेशनलाइजेशन होता है, युक्तिकरण होता है। और रीट पास नहीं हुआ तो टीचर्स को दोष देना कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाया नहीं, तो वो होता है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। ठीक है जी। अब हम आते हैं इसी पर, प्रक्षेपी सामग्री कौन सी है। बुलेटिन बोर्ड आ गया, देखने वाली सामग्री बोर्ड पर लिखा हुआ है। OHP प्रतिमान, प्रतिमान होता है मॉडल, मॉडल मान लो आप। और फ्लैनल बोर्ड। अब OHP क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब इसका उत्तर ये है, अगर आपको ये शब्द ध्यान आ गया ना, प्रोजेक्टर या प्रक्षेपी क्या है, किसी के माध्यम से चीज को दिखाना। और प्रक्षेपी विधियां देखो, वो रोशा वाला, स्याही डब्बा वाला, ये सारी प्रक्षेपी विधियों में हम पढ़ते हैं। दूसरे माध्यम से भाई उसको कार्ड दे दिया, इसको पूरा करो, इसको इंक वाले को करो, ठीक है, वाक्य पूर्ति उसको ये करो, तो उसमें वो दिए जाते हैं। तो उसके विचार उसके माध्यम से जो उसको कार्य दिया गया है सामने आते हैं, वो बोल के नहीं बताता, उसके माध्यम से हम, तो किसी दूसरे के माध्यम से जब, तो प्रोजेक्टर क्या होता है, दीवार पे सामने दिखाता है, तो वो प्रक्षेपणी है। तो ये OHP है। अगर इन चीजों की शब्दावली का आपको अच्छे से ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मूल बात शब्दावली की होती है। और आज की क्लास लाने का मतलब मेरा सीधा सा यही है कि बहुत आसान प्रश्न आते हैं, ये फ्री के हैं, 10 में से 5-7 आराम से हर किसी के सही हो जाएंगे। ये देखो मैंने थोड़ी व्याख्या की हुई है, मैजिक लालटेन, ओपेक प्रोजेक्टर, एपिडास्कोप, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर जिसको FSP लिख देते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको OHP लिखते हैं, स्लाइड, धूप फिल्म, ये सारा का सारा क्या है, उससे संबंधित ही है, प्रक्षेपी तकनीक है। ये अंग्रेजी वाले नाम सारे प्रक्षेपी तकनीक है। यहां उससे विपरीत पूछ लिया कि कौन सी अप्रक्षेपित सामग्री है। प्रक्षेपित सामग्री कौन सी होती है, ये इंग्लिश वाले सारे नाम, ठीक है। फिल्म स्प्रिट, चित्र विस्तार की अंतर, ये एपिडास्कोप, स्लाइड, ये सारी की सारी, क्योंकि ये प्रक्षेपित कर रहा है दीवार पर, नाम रटने वाला वो है ही नहीं मसला। अब चार्ट क्या है, अप्रक्षेपी है। चार्ट जो है, चार्ट के ऊपर से ही आप समझ जाओगे, चार्ट ये तो है नहीं कि चार्ट यहां रखा है और फिर किसी और के माध्यम से, चार्ट अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर देता है। अब यहां पर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, पाठ्य सहगामी या पाठ्य सामग्री की बात की हुई है। विचारों, भावनाओं, इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति वस्तु पर थोपना प्रक्षेपी होता है। अचेतन मन से संबंधित है ये। अस्पष्ट उत्तेजनाएं, चित्र, धब्बे, अधूरे वाक्य, उदाहरण, रोशा और TAT वाला परीक्षण है। और ये जितनी विधियां हैं मैंने अच्छे से ट्रिक बना के, जिन्होंने नहीं देखी ना, और साइको टफ लगती हैं, कुछ बच्चों का ये सुझाव, कुछ बच्चों ने ये भी, देखो फीडबैक मैं लेता रहता हूं और आपकी बात जो है सर आंखों पर, उस पर विचार करते हुए मैं अपनी जो है पढ़ाने के तरीके में सुधार करने का प्रयास करता हूं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर उसमें ना, कुछ बच्चों ने क्या, 1-2 के मेरे पास आए थे, मैंने सुझाव मांगे तो उन्होंने कहा कि सर साइको में ना ट्रिक्स ज्यादा बताई गई हैं, लॉजिकली ट्रिक्स हैं, 5-6 बार अभ्यास करेंगे भूलोगे नहीं, वैसे आप उसको याद ही नहीं कर पाओगे, ये पक्का है, मेरा अनुभव है। वैसे अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो शब्द, संक्रिया, प्रक्रिया और देसी तरीके से मैंने बताए हुए तो वो याद रह जाते हैं इंग्लिश वोकैब के माध्यम से। हिंदी में हर बार एग्जामिनर नाम चेंज कर देता है, क्या कर लोगे साइको का, ठीक है। समायोजन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियां होती हैं साइको में, तो अपने साथ साथ उनका जिक्र अभी हमने किया था, रेशनलाइजेशन हो गया। देखो अब इसका हिंदी में नाम तर्क संगतिकरण, युक्तिकरण, औचित्य स्थापन, ठीक है, कितने नाम होते हैं, उसी पद में दोष निकालना, ये सारा का सारा मैंने किया हुआ है। भावात्मक पक्ष से संबंधित मुख्य उद्देश्य, मुख्य रूप से संबंधित नहीं है, भावात्मक पक्ष से। भावात्मक में, अच्छा भावात्मक से संबंधित है, कौन सा पूछा गया है, देखो ज्ञान वाला ज्ञानात्मक से है, बोध वाला
बोध वाला जो है वो भी ज्ञानात्मक से है, अनुप्रयोग भी ज्ञानात्मक पक्ष से है, तो कौन सा नहीं है? अनुमूल्यन नहीं है। अनुक्रिया और अनुमूल्यन भावात्मक पक्ष से संबंधित है। ठीक है, यहां दिया हुआ है भावात्मक पक्ष की टर्मोलॉजी, ग्रहण करना, आग्रहण भी शब्द आ जाता है इसके लिए। ठीक है, क्या कह सकते हैं? रिसीव करना। क्या करना? रिसीव करना, आग्रहण या ग्रहण। अनुक्रिया करना, ठीक है, अनुक्रिया करना किसी चीज के प्रति। अनुमूल्यांकन या अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, और संगठन, संकल्पना, ये सारे के सारे शब्द भावात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा शब्दों को आपने देखना है इजी वे में, आराम से। जब आप पूरा ध्यान लगा के उस पेपर को कंसंट्रेट करके हल करने का प्रयास करेंगे, मेथड वाले बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गत्यात्मक पक्ष से संबंधित, ये साइकोमोटर, अंग्रेजी में साइकोमोटर कहते हैं इसको, साइकोमोटर। अब इसमें पूछा है उसने कौन सा गत्यात्मक उद्देश्य में आता है। देखो यहां प्रत्यक्षीकरण शब्द दिया हुआ है, और ये विश्लेषण किस में आया था? ये ज्ञानात्मक में आया था, इसका जिक्र आया था। अब इससे मिलते जुलते शब्द थे प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। ये शब्द भाई रट लो सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझने वाला और वो कहानी है नहीं आपके। ये मैंने आपको करवाया था कि ये ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। और प्रत्यक्षीकरण जो है ये किससे संबंधित है? ये गत्यात्मक पक्ष से संबंधित है। ठीक है, गत्यात्मक पक्ष से संबंधित है प्रत्यक्षीकरण। ये थोड़े से उसमें बस आपको ये देखना है सिर्फ प्रत्यक्षीकरण शब्द, क्योंकि प्रत्यय वाले दो है, वो कंफ्यूज करने के लिए ये दे देगा। तो ये शब्द जो है ना गत्यात्मक उद्देश्य से संबंधित है, मैंने याद करवाना है आपको कि इसका संबंध गत्यात्मक उद्देश्य से है, बस बात खत्म। रूपांतरित का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव। सूचक शब्द किस, अब कुछ ना कुछ सूचक शब्द की चयन करना, वर्गीकरण करना, तो विश्लेषण वाले में आता है वर्गीकरण करना, तो कुछ ना कुछ दिए जाते हैं। तो ये कहता है कि रूपांतरित करना किससे संबंधित है। देखो बोध वाले में हमने शब्द पढ़ लिए थे कि बोध वाले में क्या है। विश्लेषण वाले में आप ये थोड़ा सा एक शब्द पढ़ लेना, वर्गीकरण करना। ठीक है, और मूल्यांकन में तो सारी चीजें आ जाती हैं। और अनुप्रयोग में क्या आ जाएगा? रूपांतरित करना, बदलाव करना। ये शब्द किस में आ जाएगा? अनुप्रयोग में। निम्न में से कौन सी परंपरागत विधि नहीं है? अब कुछ बच्चों ने अगर मान लो शिक्षण विधियां और ये वाला पार्ट देखा ही नहीं है, वो तो कहेंगे सर समझ ही नहीं आ रहा, रूपांतरित करना और उसमें टिक लगाए जा रहे हैं, हमें पता। तो फिर ऐसे तो भाई पता नहीं चलेगा, ऐसे तो फिर बस शब्दों को देख लेना। और इतना समय नहीं है कि एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की जाए। मेरा मतलब ये है कि आपने जो पढ़ा है उसका दोहराव कर लें, इस बहाने से आपको ये मूल्यांकन हो जाएगा कि कैसी है तैयारी। परंपरागत विधि, जब हम एसएसटी में शिक्षण विधियां पढ़ते हैं तो पहला उसका जो वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन, तो वो ये किया जाता है कि पुरानी विधियां और नई विधियां। तो पुरानी विधियों में क्या आता है? इसका नाम आता है, इसका नाम आता है और इसका नाम आता है। ये समाजीकृत विधि जो है मोरेनो वाली, ऑस्ट्रेलिया वाले भाई साहब, उनकी जो दी हुई विधि थी, ठीक है, वो क्या है? नई विधि है, वो पुरानी परंपरागत विधि नहीं है। और जितनी भी परंपरागत विधियां हैं वो सारी की सारी अवैज्ञानिक हैं और वो शिक्षार्थी केंद्रित नहीं है, वो अध्यापक केंद्रित है। ठीक है, तो ये समाजीकृत जो है वैज्ञानिक भी है, शिक्षार्थी केंद्रित भी है, तो ये नई विधि है। इसका ठीक उत्तर है बी। अनुभाविक साक्ष्यों से संबंधित असत्य कथन है। अब देखो आपके इधर जगह पढ़िए, यहां बात करते हैं। जो जो टॉपिक लगते हैं, मैंने टॉपिक वाइज शब्द उठाए हैं। एक आपके शब्द लगता है परीक्षा, क्या लगता है? परीक्षा। और एक आपके टॉपिक लगता है आनुभाविक साक्ष्य, है ना, अनुभाविक साक्ष्य। और एक आपके लगता है समालोचनात्मक चिंतन। ये शब्द दिए हुए हैं आपके, लगते हैं शिक्षण विधियां, और ये दिए हुए हैं सिलेबस में। अब इनमें से एक एक प्रश्न कई बार पूछ लेता है, बिल्कुल फ्री का है।
पृच्छा क्या होता है? पृच्छा क्या होता है? इंक्वायरी। क्या होता है? इंक्वायरी। इंक्वायरी करना। हिंदी में और इसको एक्सप्लेन करें तो पूछताछ करना। पूछताछ करना, ठीक है। अनुभाविक साक्ष्य क्या होते हैं? अनुभव के आधार पर कि कोई चीज को बच्चा करके सीखता है, या मान लो मैं इतिहास का हूं तो मैं कालीबंगा सभ्यता को पढ़ा रहा हूं, बाद में मैंने विजिट करवा दिया, उनको वहां लेके गया बच्चों को और उसके बारे में दिखाया, उन्होंने वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखा, प्रत्यक्षीकरण अभी आया था ना, तो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उसको देखा, तो वो सारी चीजें उनके अनुभाविक अनुभव के आधार वाले साक्ष्य हो जाते हैं। तो इसमें वो आता है समालोचनात्मक संस्करण। समालोचनात्मक संस्करण शब्द याद आया, मैं वो हिस्ट्री वाला आपके तैयार कर रहा था, वैदिक सभ्यता, तो उसमें महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण वीएस सुखतांकर ने तैयार किया, तो वो याद आ गया। समालोचनात्मक, समान आलोचना करना, उसके बराबर उसकी लाभ हानियां, पक्ष विपक्ष, सही गलत दोनों चीजें उसकी अच्छे से देखना, तो वो एक चिंतन होता है, समालोचनात्मक चिंतन। इनमें एक एक प्रश्न के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कैसे प्रश्न आते हैं। परीक्षा क्या है, इंक्वायरी या पूछताछ है, उसके बारे में है, ठीक है। तो हमने जो नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है वो इस पे आ रहा है अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर। पता चले कि कहां से क्या बात बन रही है। अनुभाविक साक्ष्यों से संबंधित असत्य कथन है। वैज्ञानिक साक्ष्य भी अनुभाविक साक्ष्य होते हैं, अपने आप में साइंटिफिक मान सकते हैं इनको, कि प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखाया गया है। किसी सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए अनुभाविक साक्ष्य आवश्यक होते हैं। किसी सिद्धांत की, मान लो कि किसी चीज की पुष्टि करनी है, सही है कि गलत, तो अनुभाविक साक्ष्य जो है, एक्सपीरियंस जो सोर्स होते हैं वो जरूरी है। यह साक्ष्य किसी वैज्ञानिक प्रणाली के केवल समर्थक ही होते हैं, विरोधी नहीं। अनुभाविक साक्ष्य किसी भी वैज्ञानिक प्रणाली के सिर्फ समर्थक होते हैं, ये कह रहा है कि विरोधी नहीं होते, सभी कथन सत्य है। तो इसका ठीक उत्तर जल्दी जल्दी अगर किसी को लगाना है लगा लीजिए, नहीं तो मैं उत्तर लगा रहा हूं। ये है, यह साक्ष्य वैज्ञानिक प्रणाली के समर्थक ही नहीं, ये विरोधी भी हो सकते हैं। किसी आपने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर किसी चीज, कोई सिद्धांत है, जरूरी नहीं है कि उसके पक्ष में ही बात करोगे, आप विरोध में भी आपका अपना अनुभव है। तो किसी वैज्ञानिक प्रणाली के समर्थक ही नहीं होते, विरोधी भी होते हैं। तो इसका सी उत्तर जो है वो ठीक कर लीजिएगा। पृच्छा न एक जो हमारे कंसेप्ट, एक चैप्टर लगता है पृच्छा। पृच्छा प्रतिमान से संबंधित असत्य कथन है। अगर इनमें से आ जाएगा वैसे आपका हल हो जाएगा। इसका प्रतिपादन 1962 में रिचर्ड सचमैन ने किया था। ये जो भौतिकी विज्ञान से संबंधित उन्होंने उसमें ये पूछताछ के लिए, इंक्वायरी करने के लिए उस सब्जेक्ट के विषय में ये कंसेप्ट दिया था सचमैन ने। सन वगैरह इसमें याद रखना जरूरी नहीं होता। यह सृजनात्मकता में वृद्धि, सृजनात्मकता में वृद्धि व जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, कि बच्चा बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाए, इंक्वायरी करे, पूछे, बात उस पे बार बार उस पे बात हो, तो सृजनात्मकता में वृद्धि करने के लिए जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु ये कंसेप्ट लाया सचमैन के द्वारा। यह छात्रों को आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि बच्चे जो है ना खुद पूछताछ करके या इसके माध्यम से बच्चों में कॉन्फिडेंस जो है इनमें डेवलप होता है। तो ये सभी बातें जो है ना सत्य है इसके बारे में। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है पृच्छा प्रतिमान। उम्मीद है आ गया तो इनमें आपकी बात बन जाएगी। नहीं तो मैंने इसके बारे में जो बातें बताई हैं उसके आधार पर आपको कि ये पूछताछ इंक्वायरी वाली बात है। एक बात रह गई थी, एलिमेंट्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन साइंटिफिक इंक्वायरी, ये सचमैन की बुक है जिसमें उसने ये कंसेप्ट दिया था। तो हमारे ये कंसेप्ट लगता है ये टॉपिक तो किस बुक का हिस्सा है? ये एलिमेंट्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन साइंटिफिक इंक्वायरी बुक है सचमैन की, उसमें उसने ये दिया था। अब बात ये आती है, अच्छा ये ऊपर जो था ना अनुभाविक साक्ष्य कि ये कैसे तैयार किए जाते हैं, तो इसका एक क्रम होता है साक्ष्यों का। पहले अवलोकन करना या परीक्षण करना, फिर निगमन विधि वाला कंसेप्ट, फिर आगमन वाला, फिर उसका परीक्षण किया जाता है और लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। ये अनुभाविक साक्ष्यों का एक क्रम होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेना भाई अपने तौर तरीके से। ट्रिक वगैरह इसके लिए मैं आपको कोई भी नहीं दूंगा। अब जो है पृच्छा प्रतिमान, पूछताछ वाला कंसेप्ट है, उसके भी सोपान होते हैं, चरण होते हैं। देखो समस्या समाधान विधि के सोपान मैं यहां लिख देता हूं, समस्या समाधान विधि।
इसके सोपान, एक तो इसके चरण, ठीक है। एक प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक वाली, इसके चरण। एक तो देखो अलग से 6 चरण दिए गए हैं, वो तो है ही प्रोजेक्ट विधि के 6 चरण। एक किलपैट्रिक, सीधा पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट विधि के कितने चरण हैं, तो 6 चरण हैं। और किलपैट्रिक ने कितने प्रकार बताए हैं, इसके 4 बताए हैं, समस्या वाला, अनुभव वाला और वो बताए हैं, आगे आ जाएगा जिक्र। इनको जरूर चरण समस्या समाधान के, प्रोजेक्ट के, और इनके जरूर पढ़ लेना आप अच्छे से। और ये है पृछा प्रतिमान। जो है प्रतिमान क्या होता है, मॉडल, एक आदर्श। देखो ये शब्द लिखा होता है पृछा प्रतिमान, अपने शब्दों को अच्छे से पढ़ लिया ना, दिक्कत नहीं आएगी। प्रतिमान शब्द होता है, इसको अपने आदर्श कह सकते हैं, ये मेरे रोल मॉडल हैं, अपने क्या देते हैं, मॉडल। एक प्रतिमान, एक मॉडल सेट कर दिया कि अच्छा बच्चा कौन होता है। अच्छा बच्चा होता है अपना होमवर्क पूरा करके लाता है, उसको याद करना दिया जाए उसके याद होता है, आते ही गुरुजनों को नमस्कार करके चरण स्पर्श करता है। ये एक आदर्श रूप, एक प्रतिमान सेट कर दिया। तो पूछताछ प्रतिमान है एक, उसमें सेट किया होता है कि ये जो है ना, उसमें कुछ आदर्श जो चीजें प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, वो प्रतिमान होता है। प्रतिमान शब्द की बात कर रहा हूं मैं। सोपान क्या है पृछा प्रतिमान के, पहले समस्या प्रस्तुतिकरण या उसका पहचान करना होता है, ठीक है। फिर प्रयोग, फिर छात्रों व शिक्षकों द्वारा समस्या समाधान के प्रयास, यहां कोमा है, फिर सूचनाओं का संगठन, फिर परिणामों की प्राप्ति, और फिर होता है पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण करना और मूल्यांकन करना। अब आप कहोगे सर हमें समझ नहीं आया, समझने वाला कुछ भी नहीं है, तो चाहे रटो। पहले समस्या को प्रस्तुत किया जाता है, उसका पहचान किया जाता है। वही प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड में पहले परिस्थिति बनाई जाती है, प्रोजेक्ट हेतु पहले परिस्थिति बनाई जाती है। 2 नंबर पे आता है चयन, चयन 2 नंबर पे आता है। यहां पर समस्या प्रस्तुतिकरण और चयन पहले नंबर पे आ गया, ये थोड़ा सा देखना है। फिर समस्या समाधान के प्रयास किए जाते हैं, फिर सूचनाओं का संगठन बनाया जाता है, तो ये थोड़े से इसके बारे में बताया हुआ है। और लास्ट में मूल्यांकन है। मूल्यांकन से पहले पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण कर लिया जाता है कि जो पूछताछ की गई है उसका विश्लेषण छोटे छोटे खंडों में कि कितना क्या कुछ है, और विश्लेषण करने के बाद लास्ट में उसका मूल्यांकन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में कौन सी शिक्षण प्रक्रिया संबंधित समस्या नहीं है। अब आपके एक कंसेप्ट लगता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण की जो समस्याएं हर विषय में दिया होता है वो कॉमन ही होती है, और ये फ्री का, अगर यहां से प्रश्न आता है तो फ्री का होता है। शिक्षक का व्यक्तित्व व वेशभूषा, ठीक है, शिक्षक का व्यवहार, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य देना, शिक्षण के दौरान सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करना। अब इसका उत्तर आप क्या है, इसका उत्तर लगाएं कि इसका ठीक उत्तर क्या हो सकता है। आपके लिए छोटा, मैं पानी पी लेता हूं। हाँ जी, बता दिया आपने उत्तर, आपने तो बता दिया, चलो मैं बता देता हूं। देखो भाई, जो मैंने प्रश्न बनाए हैं ना, उसके तो मैं व्याख्या करके अच्छे से उत्तर बताऊंगा, और PYQ की ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, फिर मैं क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ, वहां बताऊंगा आपको कि उत्तर लगाते समय क्या सोचोगे। ये देखो सीधे उत्तर पड़े हैं, हौसला खूब होगा आपको। कौन सी शिक्षण प्रक्रिया संबंधित समस्या नहीं है, तो इसमें ठीक उत्तर जो है ये है। अगर यहां आता प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं देना, तो ये तो समस्या होती, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका ठीक उत्तर ये है। निम्न में से कौन सी सामाजिक अध्ययन अध्यापन की समस्या नहीं है। भाषाई कौशल संबंधी, अभिप्रेरणा व रुचि की समस्या, अवधान संबंधी समस्या, ये सारी की सारी, ये बच्चे कहते हैं ना, टोनी मैसेज करना होता कि सर ये तो सरकारी ऑप्शन आ गया, तो उपयुक्त सभी वाला। निम्न में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। एक ना मैंने वो आपको बताई थी कि पेपर करते समय किन किन चीजों का प्रेशर, बच्चे जरूर देख ले वो वीडियो को, 20-21 मिनट की, उसमें मैंने वो 100 पेज का जो आपका पेपर आएगा वो दिखाया हुआ है।
प्रयास करूंगा पेपर से पहले OMR आपको दिखा दूं कि इसमें ये मिस्टेक नहीं करनी। निम्न में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन के विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? समालोचनात्मक चिंतन को, यहां पर शब्द है कठोरता। कौन सा है? कठोरता। मैं इसको व्हाइट कर लेते हैं। कठोरता शब्द है यहाँ, कठोरता। ठीक है, तो ये कह रहा है समालोचनात्मक चिंतन के विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सतर्कता, सतर्क होना चाहिए। अभिप्रेरणा, रुचि, इंटरेस्ट सबका है। ये कठोरता नहीं होता, लचीलापन होता है। इसमें कोई भी कंसेप्ट आपके दिमाग में, कोई भी चीज बनी हुई है, कोई स्कीमा सेट है, तो उसमें बदलाव की संभावना रहती है। कठोरता नहीं होती इसमें। निम्न में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन विकास की विधि है? वार्म अप विधि इसमें यूज किया जाता है इन विधियों का। मानसिक उद्वेलन विधि, मौन खंडन विधि, ये सारी विधियां जो है ये समालोचनात्मक चिंतन का हिस्सा है। ये थोड़ा सा मैं स्पीडली पढ़ाऊंगा भाई, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आप जो नई चीजें हैं सीखने को मिल रही है वो देख लेना। निम्न में से कौन सी डिजिटल कंप्यूटर का भाग नहीं है? कौन सा डिजिटल कंप्यूटर का भाग नहीं है? और इन दिनों में एक काम और करना, आप आगे 2-4 दिन जितने पढ़े हैं तो एक दिन में शिक्षण विधियां देख लेना, एक दिन में आप सब्जेक्ट को दे देना, जैसे है ना, मैं 2 या 3 दिन में वो करवाऊंगा तो वो साथ साथ कर लेना। और इसके अलावा एक दिन में आपने साइको, एक दिन में पूरी साइको कवर कर देना। डिजिटल कंप्यूटर का सूचना वाला आपकी एक थ्योरी लगती है, तो 3 तरह के कंप्यूटर वाला हम पढ़ते हैं, एनालॉग, डिजिटल और वो हाइब्रिड वाला। तो इसमें पूछा है डिजिटल का प्रकार नहीं है, तो ये नहीं है, ये सारे के सारे क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का भाग है। ए नंबर इसका भाग नहीं है। मैंने रीट वालों को पिछली बार, मेंस वालों को कंप्यूटर सारी 9वीं और 10वीं की किताबों में से सारे ऑब्जेक्टिव निकाल के व्याख्या करके पढ़ाई हुई है। तो आपको सर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लग गए क्या? बच्चों की हेल्प के लिए था। मैं साइको, आपको पता है मेरा विषय नहीं है, पर बच्चों ने कहा सर तंग करती है, तो मैंने कहा चलो इसका समाधान करते हैं अपना विषय छोड़ के, और वो रिजल्ट पॉजिटिव रहा, बच्चों को खूब फायदा मिला है। निम्न में से कौन सी हार्डवेयर सामग्री नहीं है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 2 तरह की, उस माने हमें पता ही चल जाता है। इसमें आप उत्तर लगा लो, चलो आपको मौका दे देता हूं। विंडोज नहीं है। निम्न में से कौन सा परियोजना विधि का सिद्धांत नहीं है? परियोजना विधि में 7-8 सिद्धांत दिए होते हैं, मितव्ययता का, यथार्थता का, स्वतंत्रता का, तो ये सभी हैं। आपने इतना ही काम करना है, परियोजना विधि के सोपान पढ़ने हैं। परियोजना विधि में कुछ बातें शिक्षण विधियों में करवा दी थी, सोपान भी वहां करवा दिए थे, बस सिद्धांत थोड़े से देख लेना, बाकी जो पूछेगा ना वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि ये नहीं है। बहुत ही सामान्य प्रश्न होते हैं इनमें, एसएसटी वाले में तो कोई बड़े है नहीं। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के कितने प्रकार बताए हैं? तो किलपैट्रिक ने शब्द देके पूछा जाए तो 4 हैं, 4 प्रकार बताए हैं। आइए बात करते हैं अपने, कौन सा? ये लो जी, रचनात्मक। पहला है रचनात्मक, इसको सृजनात्मक भी लिखा आ सकता है। क्या लिखा आ सकता है? सृजनात्मक। दूसरा है कलात्मक, या इसको आनंदात्मक भी लिखा आ सकता है। तीसरा है अभ्यासात्मक। कौन सा है? अभ्यासात्मक। और चौथा है समस्यात्मक। 4 प्रकार बताए हैं, रचनात्मक, कलात्मक, इसको आनंदात्मक, अभ्यासात्मक और समस्यात्मक। 4 तरीके बताए हैं प्रोजेक्ट मेथड के किलपैट्रिक ने। और वो जो प्रोजेक्ट विधि के सोपान है, तो उसमें हम परिस्थिति का निर्माण करते हैं, चयन करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, क्रियान्वित करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और सबसे लास्ट में क्या करते हैं? लेखा जोखा करते हैं, संधारण करते हैं। प्रोजेक्ट विधि में सबसे अंतिम बिंदु मूल्यांकन नहीं है, सबसे अंतिम है लेखा जोखा, रिकॉर्ड संधारण करना। इस बात का ध्यान रखना। चलिए ये कुछ PYQ देखते हैं अभी एक बार। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से, मैंने कहा था मामले मानव के, तो चाइल्ड बच्चे की बात कर रहा है। मिसाइल किसी भी प्रकार से, सैली टकराव बनाने के लिए, वो है ना, निपटने के लिए तैयार रहती है। समूह में से ही सैली बनाओ और वो निपटने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब थोड़ा सा मैं फास्टली
जल्दी जल्दी आपने देखे हो तो बयान। कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का। अब देखो कितना आपको ये दिखा रहा हूं ताकि आपको हौसला हो जाए कि रीड तो पास ही है। ये 10 फ्री के। पर्यावरण से परिचित होना, सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ये जाति प्रथा की प्रशंसा। क्या ये किसी सब्जेक्ट का उद्देश्य हो सकता है कि जाति प्रथा को बढ़ावा दिया जाए? तो ये लो कितना फ्री का है। तो 2-4 प्रश्न तो ऐसे बिल्कुल ही फ्री वाले आएंगे। शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये मैंने कहा था आपको, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये संसार कागज की कुछ नहीं है ना। तो ये कौन कहता है? दुर्खिम कहता है। अरस्तु के लिए कौन सा शब्द था? नींव। नींव रस्ते में ही रख ली, ठीक है। इसका ठीक उत्तर है ए, दुर्खिम। आज तो मुझे भी ये लग रहा है कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, बस खुद ही पढ़ रहा हूं। निम्न में से एनर्जी का थोड़ा सा फर्क रह जाता है। कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? और बर्थडे वाले दिन इतनी खतरनाक भाई तबीयत डाउन हुई थी मेरी। चलो अभी आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। और मुझे उस दिन ऐसे फील हो गया था भाई अब तो अपनी बर्थडे वाले दिन टिकट ही कट गई। तो ठीक है, आपकी दुआओं में। सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है निम्न में से कौन सा? सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। बौद्धिक व मानसिक विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक, शिक्षण शिष्टाचार। तो कौन सा नहीं है? शिक्षण शिष्टाचार नहीं है। ये देखो कितना भाई सामाजिक परिवर्तन लाने में, अवकाश के समय का बच्चा सदुपयोग कर सके, ये तो हर विषय का उद्देश्य होता ही है। और बौद्धिक व मानसिक विकास करना, ये सारे ही होते हैं। सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता। ये एनसाइक्लोपीडिया या ब्रिटेनिका वाला, चलो ये आए हुए तो प्रश्न आपने देखे हुए हैं, ये तो बता दो कोलंबिया है या एनसाइक्लोपीडिया है या ब्रिटेनिका है। चलो ये दो नहीं है, एक तो आप ही कमेंट करके बता दो, आपके लिए छोड़ा। ये परिभाषा है। प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों या प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? उद्देश्यों का वर्गीकरण, बार बार ये नाम, एक तो ना इसने आपके ना पूरे पेपर में 3 प्रश्न सही करवाने हैं। इस बंदे ने, ब्लूम ने 2 प्रश्न आपके सही करवाएगा, 2 या 3 प्रोजेक्ट विधि। इस बात का ध्यान रख लेना। समस्या समाधान प्रोजेक्ट, इनको अच्छे से देख लेना। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना व उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए। इस सुविधाओं का विकास, ये तो कोई मतलब नहीं है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक में आर्थिक विकास का क्या लेना देना। शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए, इसको हम देख सकते हैं कि समस्याओं को समझने के लिए। लेकिन पहला ऑप्शन क्या रहा है? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना व उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। देखो कितना नॉर्मली, आप इसको थोड़ा सा देख लेना। फिर तुक्के में मैं 2-3 चीजें कहा करता हूं कि एक तो सबसे लंबी लाइन हो वो उत्तर होता है। उपयुक्त सभी वाले में से अक्सर उपयुक्त सभी उत्तर हो जाता है 90% और 10% उसमें रिस्क रहती है। और एक जो है ना शब्द कोई अलग सा हो, 3 से हटके शब्द हो, वो उत्तर होता है। एक किसी शब्द के ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ हो, 4 दिए हैं लेकिन एक में शब्द देके उसके ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है, वो हटके वाला ऐसा भी होता है, कुछ स्लैश डैश कुछ भी करके। तो ये सारे के सारे वो तुक्कालोजी वाला, वो हालांकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये तो पेपरों में देखता हूं तो थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आपको खुश करेंगे बिल्कुल। पेपर से 1 या 2 दिन पहले एक लाइव अपने आपका आधे घंटे का रखेंगे, उसमें आपको बता दिया जाएगा। पहले निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना है तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना, मानवीय संबंधों का अध्ययन व समाज को श्रेष्ठ बनाना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो मैंने आपको एक बात कही थी, नवीन संकल्पना क्या है? जो ह्यूमन रिलेशन है उसका जिक्र करता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन करना। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। अब देखो, आप कह रहे थे सर ये करवा दो, मैं क्यों नहीं करवा रहा? मुझे लगा कि इसमें तो ये बिल्कुल नकली वाले से सवाल है। वैसे ही भाई 10 आएंगे, 10 में से वैसे ही 5-7 सही हो जाएंगे। और थोड़ा सा आप शिक्षण के उद्देश्यों से उनको आप अच्छे से आगे क्लियर कर लो, और प्रोजेक्ट विधि को तो आपके थोड़े से ज्यादा सही हो जाते हैं। विषय वस्तु के साथ ज्ञान का होना चाहिए। अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ
ज्ञान होना चाहिए किसका? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, इनमें से सभी। अब देखो यहां आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? शिक्षण उद्देश्यों का, विधियों का, तकनीक का, ये सभी का ही होना चाहिए। हमें सभी का ही ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं सामाजिक, जनतंत्रात्मक, तांत्रिक, कलात्मक और मनोरंजनात्मक। ठीक है, उपयुक्त सभी, ये भी उपयुक्त सभी है। मेरे को तो उपयुक्त सभी लग रहा है भाई, आपको कोई चेंज हो तो बता देना। ये सरकारी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? उच्च प्राथमिक का मतलब क्या है? 8वीं कक्षा। प्राथमिक का मतलब क्या होता है? प्राथमिक शब्द लिखा हुआ है तो क्या? 5th क्लास, और उच्च लगा हुआ है तो 8th क्लास तक। कौन सा शामिल नहीं है? अब आप देखो, जब आप एसएसटी को पढ़ते हो तो वैसे सीसी पैटर्न लागू हुआ था ना दिल्ली स्कूल बोर्ड में, तो वहां पर राजनीति नाम से, नागरिक शास्त्र नाम से भी किताब आया करती थी। हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर मनोविज्ञान सब्जेक्ट नहीं होता। ये आपके कहां लगता है? सीनियर सेकेंडरी में होता है। सीनियर सेकेंडरी में, जिसको हिंदी में क्या लिखेंगे? उच्च माध्यमिक। क्या लिखेंगे? उच्च माध्यमिक। ठीक है, तो इसका मनोविज्ञान नहीं है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक, स्नातक, सभी स्तरों पर सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। अब कहीं ये मत सोच लेना कि सर स्नातक में होता नहीं, कॉलेज में आपको कहीं होता नहीं। तो कॉलेज में इतिहास है, ज्योग्राफी है, पोल साइंस है, तो ये किसके हैं? स्नातक के ही हैं। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। एक बात और, किसी ने आरएस प्री दिया हो और मेंस करना हो तो मैंने उसकी ना एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, तो 5-4 बच्चों को मैंने वो शेयर भी की थी। तो एक बार किसी ने मेंस की तैयारी कर रहे हो, आपके भाई बंधु, या आप पहली बार दे रहे हो या दूसरी बार, कोई मेंस के लिए कोई उनको करना हो, कोई बुकलेट का या स्मार्ट स्टडी जैसे उनके 4 पेपर लगते हैं 800 नंबर का, तो कौन से पे ज्यादा ध्यान दें? तो 5 विषय जो 65-75 के स्कोर में होते हैं, और एक 4th पेपर जो होता है। तो हो तो कोई बताना, मुझसे संपर्क जरूर करना। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया? देखो कितना फ्री वाले नंबर हैं आपके, ये हौसला देने के लिए आया हूं आपको एसएसटी में। और नेक्स्ट क्लासों में तो भैया आपका दमखम पूरा लगेगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का हूं तो 2024-25 की किताबों में हिस्ट्री के प्रश्न बहुत बन रहे हैं, ज्यादा नहीं। मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने 15 वो प्रश्न बनाए जो पहले सिंधु घाटी पढ़ाई उसमें नहीं थे, तो 12वीं वाली बुक में से करवाए हुए हैं। तो अच्छे से पढ़ के आ जाना। नेक्स्ट क्लास वही मिलेगी, शेड्यूल जारी कर देंगे, आज बता देंगे टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से। सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन, ये सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं, जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनका उनमें विकास किया है। एक लंबी सी परिभाषा दी हुई है भाई, परिभाषाएं तो बहुत आएंगी। फिर ये जो एनसाइक्लोपीडिया है, ये इसका उत्तर है, एनसाइक्लोपीडिया वाला। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी, मानवीय संबंधों का, नागरिक। अगर ऐसा पूछा जाता है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में, तो उपयुक्त सभी का आ जाता है, और वर्तमान में या नई टर्मिनोलॉजी में किसका? तो फिर मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, रिलेशन का। तो यहां ठीक उत्तर है, क्षेत्र में तो सारे आते हैं। निम्न का सही मिलान कीजिए। अब ये था, ये मैंने आपको बहुत पहले उसमें बताए थे, ट्रिकली बताए थे, आज वो काम आएंगे। ब्लूम ने क्या दिए? शिक्षण के उद्देश्य दिए, उसको मूल्यांकन के आयाम भी कहा जाता है, इवैल्यूएशन का। और ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर दिया। और मैंने आपको याद करना ये सिखाया था कि चिंता कभी हटती नहीं, टेंशन हटती नहीं। हंट ने चिंतन दिया, और बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को क्या करते हैं? बोध को क्या लिखते हैं? अवेयर लिखते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को अवेयर करते हैं, बोध स्तर, अवेयर स्तर। और पहले, उससे पहले हम बात करेंगे, हर्बर्ट ने स्मृति दी। स्मृति का मतलब मेमोरी, कितना ही कुछ पढ़ लो, मेमोरी में से, स्मृति में से हर बार ऐसे कर लेना, हर बार निकल ही जाता है स्मृति में से, हर बार। ठीक है,
तो इस तरह से याद करना सिखाया था। ये एक दूसरे के सामने लिखे हुए हैं, इधर ABCD जहां दिया होगा वो उत्तर हो जाएगा। परिभाषित करना, क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है। अब आप याद करो, परिभाषित करना, पहचानना, अर्थ निकालना, प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, ये कौन से में से संज्ञानात्मक में, कौन से में संज्ञानात्मक में। भावात्मक में हमने क्या देखा था, अनुक्रिया और अनुमूल्यन। कौन सा, अनुमूल्यन और अनुक्रिया। और ग्रहण करना भी इसमें था, आग्रहण यानी कि रिसीव करना, ये भी इसमें था। ये आए हुए प्रश्न देखो, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप है। देखो उसमें शिक्षण उद्देश्यों में तो पक्का ही एक में पूछेगा वो, चाहे वो संश्लेषण में पूछ ले, विश्लेषण में वर्गीकरण करना होता है, संश्लेषण में उनका समानीकरण हो जाता है, और हम बात करें तो अनुप्रयोग में क्या, अनुप्रयोग में भी रूपांतरित करना और प्रयोग करना वो बताया था, बोध में बताया था। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए, सामान्य शब्द कितना फ्री का, विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। कहां चला गया, आ जाओ भाई, ये रहा। चलो, आपको हुई असुविधा के लिए खेद है, ढूंढ के दोबारा आते हैं अपने उस प्रश्न पर। कहां था हमारा प्रश्न, कितने नंबर पे थे। आपको थोड़ा सा ये हो सकता है आज आपको कि सर एनर्जी कहां से लाऊं भाई मैं एनर्जी, आज वो तबीयत का है मसला थोड़ा सा, कौन सी शिक्षण प्रक्रिया संबंधी समस्या नहीं है। ये हो गया था, हमने कर लिया था ये, अच्छा सारे कर लिए थे। दोबारा से वो जो प्रश्न है 22 होने के बाद, नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त ये दुर्खिम का आ गया था, ये आ गया था प्रश्न, ये आ गया था, ये आ गया था, ये आ गया था, तथ्यात्मक सूचनाओं का, सामाजिक विज्ञान की नवीन, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया भाई। थोड़ा सा भाई आपका, मुझे ना बहुत फील हो जाता है जब आपका क्या है, एक भी मिनट खराब होता है मेरी वजह से, थोड़ा सा पेशेंस बना के रख लें। हाँ भाई, ये हमने कर लिया, ये कर लिया, और हम ये थे, विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। अब ये तो अगर नहीं बताओगे ना भाई फिर बड़ा दुख होगा। ब्लूम ने किस पर काम किया, विषय वस्तु पर, उद्देश्य पर, प्रस्तुतिकरण पर, उपयुक्त सभी पर, बताओ किस पर काम किया है। उपयुक्त सभी लगाओगे तो फिर भैया क्या किया जा सकता है आपका, उसने किस पर काम किया है। हम बार बार पढ़ते हैं शिक्षण के उद्देश्यों पर, देखो कहां से प्रश्न बना लिया जाता है। सामान्य अगर चीजें क्लियर है ना आपके, फिर कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया, ब्लूम ने। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, क्षेत्र में, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या शामिल है, विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपयुक्त दोनों, तो ये दोनों चीजें उसमें शामिल होती है, आंतरिक और बाह्य। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, चुनाव के बारे में, वोटिंग के बारे में, वह किस विधि का प्रयोग कर रही है, व्याख्या का, कथन का, तो चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वो कह रही है उसके बारे में, तो ये कथन वाली विधि है। सामाजिक अध्ययन की शिक्षा प्रणाली, शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। अब बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाया जा रहा है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने, प्रत्यक्ष घूमने गए हैं, देखेंगे तो डायरेक्ट देखेंगे, प्रत्यक्षीकरण वाला, विषय वस्तु की बेहतर समझ में, तो ये सभी होते हैं। और ब्लूम ने दिया तो उसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन था। अगर उपयुक्त सभी उत्तर नहीं होता ना तो वो चीज पूछी जाती है जो बहुत ही फेमस है, और वहां मान लो ब्लूम ने किस पे काम किया तो वो पता है कि उद्देश्यों पे काम किया, वहां अगर आप उपयुक्त सभी करते हो तो फिर भाई क्या किया जा सकता है। एक ना भाई अपने काम को, मेरे को फिर आप कहोगे सर मेरे को ना नजर बहुत जल्दी लगती है, तो कोई हो ना, कोई बाबा जी मेरे को बताना है,
नजर का वो तावीज वाला, वो फिर अपने मेंस पे काम भी तो करना है ना। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? कौन सा है भाई? व्याख्या करना, रचना करना, परिभाषित करना, विश्लेषण करना। देखो अब कितना वहां मैंने आपको क्लियर कर दी चीजें, बड़ी आसानी से आपकी क्लियर होंगी। तो ये कौन सा है? परिभाषित करना। कौन सा आ जाएगा इसमें? परिभाषित करना। ध्यान हो जाना चाहिए कि व्याख्या करना और संरचना करना ये किसमें चले जाएंगे? पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है, करना, तो जिसमें क्रिया होगी, करके सीखने वाला। आपने देखा होगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर ने दिया था, अधिगम वाला वो चैप्टर रह गया भाई, पढ़ाया गया, तो प्रयास करूंगा चैप्टर है, क्योंकि वो लास्ट फिर ना मैं आप कहोगे कि सर आप ऐसे क्यों करते हो। बुद्धि वाली वीडियो पे आपके रिस्पॉन्स थोड़े ठीक ठाक थे, अपने छोड़ दिया। अपना सीधा सा काम है, मैं अपने मन की सुनता हूं भाई। इस मसले में मुझे लगा कि भाई बच्चों को नहीं जरूरत हो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, कम से कम आराम तो कर लेना। तो क्रिया का सिद्धांत इसमें करके सीखने पर आधारित है। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, एक अधिक अनुशासित कक्षा कक्ष। अब इसको थोड़ा सा अगर आप अच्छे से देख लेंगे ना, आपको उत्तर मिल जाता है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्या? प्रश्नोत्तरी तकनीक। इससे क्या होगा? एक अधिक अनुशासित कक्षा कक्ष होगा, या बच्चे बहुत ही एक्टिव रह के काम करेंगे, या कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं बच्चे, या विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता का विकास होगा। अब हम जब पढ़ते हैं क्रिया प्रसूत करके सीखने वाला काम, जब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तरी तकनीक जब बच्चों को दी जाएगी, तो करके सीखने वाला और बच्चा उसमें करता है, तो उसमें सबसे जो जरूरी चीज होती है वो है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। हर बच्चा कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा होता है, तो जब बच्चे सबसे ज्यादा सक्रिय रह के काम कर रहे हैं ना, उसमें ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं। घर से तैयारी करके आ रहे हैं, वो प्रत्युत्तर देने की क्षमता विकसित हो रही है। तो मूल चीज क्या है कि विद्यार्थी जितने के जितने हैं ना, वो सभी की भागीदारी हो जाती है। ये तो क्या है, कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ सभी ना आए, कोई आ सकते हैं। अभी प्रश्नोत्तरी तकनीक है, तो सारे बच्चे क्या है उसमें एक्टिव होंगे, एक्टिव मोड पे काम करेंगे। कौन सी पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? पाठ योजना, लो इसका उत्तर लगाने का प्रयास करो। विषय का ज्ञान, अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, और वीडियो या शिक्षण तकनीक का ज्ञान। देखो भाई, पाठ योजना बनानी है, क्या कह रहा है? उस विषय का ज्ञान होना चाहिए जिसकी पाठ योजना, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अधिगमकर्ता पारिवारिक पृष्ठभूमि का पाठ योजना से कोई लेना देना है क्या? मैंने पढ़ाना है आपको 1857 की क्रांति, मैं पाठ योजना बनाऊंगा, उसमें देखूंगा क्या आपकी पारिवारिक कंडीशन, आप अमीर हो या गरीब, उसका संबंध है कोई? सीधा सा उत्तर जो है हमारे सामने आ जाता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये देखो ना, लोगो गुलाल सर ने ये बनाया, संतवीर सर वाला, अच्छा बनाया ना। निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? हाँ, किस उद्देश्य की प्राप्ति पर। ये ना ऐसे शब्द हो ना, उनको थोड़ा सा सह हटा दो कि अपने क्या माने, 3 उद्देश्य थे, उनमें से कौन से उद्देश्य की प्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है। अब असल में थोड़ा सा काम आपका दिमाग काम कर लेगा ना, तो बात क्लियर हो जाएगी। मानचित्र बना हुआ है, उसमें कुछ मिस्टेक है, तो मैंने तो अपने इस तरीके से इसको याद किया हुआ है। और मनोगत्यात्मक क्या था? मनोगत्यात्मक था शारीरिक, कि आपके उनका आपका जो विकास हो चुका है, बाद में आपने उसको लागू करना है, प्रयोग करना है, तो आप हाथ में, तो वो जो है मानचित्र में अशुद्धियों को सही करेगा, तो क्रियात्मक कौशलों का विकास होगा, उसमें करने वाले कौशलों का विकास। तो क्रियात्मक कौशलों का विकास इससे संबंधित है। करेगा ना, हाथ से करेगा, किससे? पैरों से करेगा। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? अब उसने दिए हैं ज्ञानात्मक पक्ष वाले में ज्ञान था, विश्लेषण था, मूल्यांकन था।
तो फिर बात आ जाती है कि ये किसमें था, अधिग्रहण। ये हमने पढ़ा था, ये किसमें था, भावात्मक में। किसमें था, भावात्मक में। तीन शब्द याद रख लेना, अधिग्रहण, अनुमूल्यन और अनुक्रिया। वो सारे के सारे, बार बार कह रहा हूं, अनुमूल्यन और अनुक्रिया, ये शब्द, और आ गया एक अधिग्रहण, अनुक्रिया। ठीक है, ये पूछा जाए तो ये भावात्मक में। और एक बात और है, प्रयोग जो है ना, प्रयोग को अनुप्रयोग लिख देता है। अनुप्रयोग जो है ना वो किसमें जाएगा, संज्ञानात्मक में। और दो शब्द वो अच्छे से ध्यान रख लेना, तीन है, प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, ये दोनों के दोनों ज्ञानात्मक में इसमें आएंगे। और अगर वो आ जाता है प्रत्यक्षीकरण तो वो चला जाएगा उसमें, मनोगत्यात्मक में। निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है। अनुप्रयोग कौन सा, तीसरा। पहला हो गया ज्ञान, फिर हो गया बोध, और फिर था अनुप्रयोग। ये किसके पार्ट थे, ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं, ये ज्ञानात्मक जो शिक्षण है उसके। परिभाषा देना, अनुप्रयोग का उदाहरण स्थापित करना। देखो पहली बात तो परिभाषा देना, ये किसका है, ज्ञान का। प्रत्यास्मरण किसका है, ज्ञान का। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना, तो ये किसमें आ जाएगा, विश्लेषण में। चीजें बांट बांट के टुकड़ों में पढ़ना, ये किसमें आ जाएगा, विश्लेषण में। अब बचा क्या, बचा है स्थापित करना। स्थापित करना, ठीक है। और एक शब्द यहां पर और याद रखेंगे आप, क्या, रूपांतरित करना, बदलना, बदलाव, ये शब्द भी आपने याद रखना है भाई, स्थापित करना। ठीक है, अब देखो वहां पढ़े हुए हैं ना, तो ये शब्द अब आपके याद रहने, प्रत्यास्मरण, प्रत्याविज्ञान, परिभाषा देना, ये ज्ञान में चले जाएंगे, वर्गीकरण विश्लेषण में चला जाएगा, तो ये अनुप्रयोग में आ गया। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सेट बैठ रहा है काम। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। पोस्टर, समय तालिकाएं, रेखा चित्र, ग्राफ। तुलना करनी हो, आपको पता है ग्राफ, इधर कुछ दिया होता है, ईयर वगैरह कितनी, या इधर तरक्की दी होगी, इधर ईयर दिए होंगे 2001 में, और ऐसे ग्राफ जा रहा होगा। तो दो चीजों का, इस सन में इतना हुआ, इस सन में इतना हुआ, तो वो ग्राफ के माध्यम से ही तुलना की जाती है दो के मध्य। भाई जैसा तैसा भी हो, इस चीज को, इस क्लास को एक्सेप्ट कर लेना, मेरी एनर्जी इसमें आपको कम मिलेगी। आगे एसएसटी वाली जितनी क्लासें हैं उसमें आपको अच्छा मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कोई, मैं इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता रे, ठीक है। एनर्जी की कमी है, चीजें तो फिर क्लियर है ही ना। हो सकता है किसी को इसमें लगे, और कोई नया बच्चा देखे तो उसको लगे, तो मेरी बैक वाली क्लासें जरूर देख लेना। फिर सामाजिक अध्ययन की शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्रों को उबने लगते हैं। उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं, दोनों कथन, देखो कितना फ्री का नंबर है, दोनों ही असत्य हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री है वो पाठ को लंबा, ऐसा थोड़ी होगा, बच्चे उबने थोड़ी लगेंगे। अपने जो चीजें जो साथ में ऐड करेंगे सामग्री के रूप में, वो जो है अट्रैक्टिव बनाती है शिक्षण को। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी है, मॉडल, संग्रहालय, दृश्य सर्वे सामग्री। ये देखो कितना फ्री में, सी नंबर ऑप्शन लगा लेना में, दृश्य सर्वे सामग्री। विषय जो भी है अपने आर्ट वाले में दृश्य सामग्री जो है इसका बहुत महत्व होता है राष्ट्रीय स्तर पर। देखो कितना फ्री का काम है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है। वो ब्रेल लिपि वाला और वो वाला कौन कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी है, ये नाम दिया हुआ है एनसीटीई, नेशनल काउंसलिंग टीचर एजुकेशन। ये काम क्या करता है, ये काम करता है, ये आपके बीएड वाले, डीएलएड वाले जितने भी कोर्स है शिक्षक प्रशिक्षण वाले, उनको मान्यता देता है। और आजकल एनटीटी वाला बड़ी चर्चा चल रही है। एनटीटी इसका नाम हो गया है डीपीएससी, जैसे बीएसटीसी का डीएलएड नाम हो गया ना, तो इसका ये नाम हुआ है। और ये इनसे मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आप करो, वहां उसका ही मान्य होगा। और राजस्थान में अभी ये, इस पे मैं वीडियो बनाता हूं, तो राजस्थान में अभी
जो डाइट है उसके माध्यम से करवाया जाएगा। अगर करना हो तो वही करना। और प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती खूब आएगी। पहली बार में राजस्थान में 1700 लोगों को ये कोर्स करवाया जाएगा। और प्री प्राइमरी एक प्री एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम, जैसे प्री बीएड का वो होता है। ये काम सारा का सारा एनसीटी मान्यता देता है, ठीक है। यूजीसी आपको पता है कॉलेजों को और उनको मान्यता देती है, तो एनसीईआरटी ऐसा काम करती है। अगर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता हो ना तो वैसे ही बात क्लियर हो जाती है। इनमें से कौन सा कागज फ्लैनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है भाई, ठीक है। ये वैसे मेंस में आया, थोड़ी सी गहरी सी बात हो जाती है। रैगमाल कागज जो है उसके बोर्ड के पीछे जो है चिपका रहता है। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? सुनने वाली सामग्री कौन सी है? लिंगवाफोन, प्रोजेक्टर, चित्र विस्तार के यंत्र, बुलेटिन बोर्ड। ये सिर्फ ये देखो, देखना 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 वो वाला, और लिंगवाफोन। भाषा प्रयोगशाला जरूर रट लेना, सुनने वाली सामग्री है। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। समय और परिश्रम की बचत होती है। विषय वस्तु की स्पष्टता। ए और बी दोनों गलत, ए और बी दोनों सही। दोनों बातें इसकी इसमें सही है, ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? अब देख लो कितना फ्री का नंबर है भाई, ये तो लगा दो जल्दी जल्दी उत्तर। क्या है? लो, ग्लोब है। पृथ्वी का छोटा रूप, नकली पृथ्वी कौन सी है? ग्लोब है। समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया जाता है? लो, इसका तो उत्तर बता दो। समस्या के समाधान के लिए कितने चरण दिए जाते हैं? जल्दी जल्दी। हाँ जी, बताना कितने हैं? 2, 3, 5, 7, जल्दी जल्दी बता दो भाई। इसमें देखो, पहला जो होगा चरण, वो समस्या को क्या कहते हैं? पहचानना होता है, ठीक है। डेटा तैयार करना, वो प्रत्यक्षीकरण, और लास्ट में क्या होता है? सामान्यीकरण। क्या होता है? सामान्यीकरण। ये 1 से लेकर 5 तक हम आगे बढ़ते हैं। तो कुल कितने होते हैं? 5 चरण होते हैं समस्या के। ध्यान रखना, यहां सबसे पहले होगा पहचान करना, और प्रोजेक्ट मेथड में सबसे पहले होगा परिस्थिति का निर्माण करना। यहां सबसे लास्ट में होगा सामान्यीकरण करना, वहां सबसे लास्ट होगा लेखा जोखा तैयार करना, ठीक है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है। छोटे छोटे कक्षा किसी भी विषय की बात कर ले, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना, कि एक टीचर को पढ़ाने के लिए बच्चे ज्यादा मिले हुए हैं तो पर स्टूडेंट पर उतना ध्यान नहीं जाता। अप्रशिक्षित कुछ अध्यापक जो है ना, उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली हुई, तो वो थोड़ी सी दिक्कत। पुस्तकालय सुविधाओं में कमी, तो असल में इस पे बोनस मिला था। ये सारी समस्या ही है, तो इस पे बोनस लगा था भाई, ठीक है। शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए एक ही तरह से काम चल रहा है। क्या प्रदान किया जाता है भाई? मान लो नीरसता आ गई, पढ़ाते पढ़ाते आप उब गए कि चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है, ठीक है। दुखी हो गए, परेशान हो गए मेरे से अभी आप, है ना। तो फिर क्या है, कोई मनोरंजनात्मक चीज जो है उसमें थोड़ा सा अलग करने के लिए की जाती है, और मैं अभी कर नहीं पाऊंगा कोई भी। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, या आप कोई बढ़िया बढ़िया बात सुना दो किसी भी तरह से। देखो, कोई तनाव ले रहे हो, दबाव ले रहे हो, कुछ ही नहीं करना, जितनी पढ़ाई होनी थी वो हो गई। इन दिनों में आपने बस रिवीजन करना है। साइको का एक बार एक ही दिन में रिवीजन जरूर करके जाओगे। सभी शिक्षण विधियों का एक दिन में रिवीजन जरूर करोगे, ठीक है। और क्या करोगे, इसके अलावा आप देख लो, विषय का 1-2 दिन में, 4 दिन में आपका हो जाएगा। व्याकरण देख पाओ तो देख लेना, अन्यथा कोई इतना मसला है नहीं। विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। अच्छा, क्या पूछा इसने? सामाजिक
अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। ये देखो लंबी लाइन, शिक्षार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। चलिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। कि सामाजिक, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, मेरे से क्या उम्मीद करोगे आप? विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना, उपयुक्त, सभी इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोगों ने क्या कह के सर साइड में, मैं तो इतनी दूरी बना के रखता हूं ना, इसे ऐसे लग ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा है मेरे हाथ ही पटाने आए हैं, मैं दूर ही खड़ा रह जाता हूं। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। क्या इसका उत्तर बताना भाई जल्दी से। अन्वेषण, मैं लिखता हूं कुछ चीजें, आप उसका उत्तर दो, ठीक है? आप उत्तर दो जल्दी जल्दी। ठीक है जी, आ गया उत्तर आपका। और ये लो, इसको मॉरिसन मॉडल भी कहते हैं। मॉरिसन ने क्या दिया था, इसकी बात करें, बोध स्तर दिया था ना, बोध वाला, अवेयर वाला। अवेयर ने जो शिक्षा के जो स्तर हैं 3, उसमें मॉरिसन ने बोध वाला दिया था। और उसने बोध स्तर के क्या है 5 चरण बताए थे। 5 शब्द बोध चरण से संबंधित है। अगर आ जाता है, वैसे कोई इतना है नहीं। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन, व्यवस्था करना और वर्णन करना और परिपाल, ये 5 शब्द इससे संबंधित हैं। किससे? बोध स्तर से। किससे संबंधित है? बोध स्तर से। प्रश्न है, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किस नाम से जाना जाता है? ये मॉरिसन मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा मॉडल है? वही बोध स्तर वाला मॉडल है। ठीक है, हर्बर्ट का नाम आता है ना भाई पंचपदीय प्रणाली में। पंचपदीय प्रणाली हर्बर्ट को थोड़ा सा देख लेना। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। ये देखो, इनमें से एक जो लाइन है, एक ऑप्शन है, वो सीधा आपके सिलेबस में है। अगर सिलेबस अच्छे से पता हो ना क्या क्या दिया हुआ है, तो उसमें परीक्षा प्रतिमान और अनुभाविक साक्ष्य लिखा आता है। ये देख लो, ये सीधा का सीधा। मैंने उसमें आपको उदाहरण भी दिया था कि बच्चों को भ्रमण पे लेके गए तो वो अनुभाविक साक्ष्य। सिलेबस अच्छे से पता। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए, अच्छा ये दोबारा आ गया ग्राफ। ये अच्छा 4-5 प्रश्न ना दोबारा टाइप हो गए थे, फिर हमने हटाए नहीं भाई। ये रहा, ये दोबारा हो गया, ये दोबारा हो गया, ये दोबारा हो गया, ये दोबारा हो गया, ये दोबारा। और प्राचीन व वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान है। भ्रमण करके संग्रहालय, उपरोक्त सभी अवलोकन। अच्छा, इस पे भी स्टार मिला था, कारण पता क्या है? इसको तो छोड़ दो, संग्रहालय में भी इसके बारे में पता चलता है और भ्रमण में भी इसके बारे में बच्चे को पता चलता है, इसलिए इस पे बोनस लग गया था कि 2 उत्तर इसके माने गए थे भी। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। समय और परिश्रम की बचत, विषय वस्तु की सुस्पष्टता, स्पष्टता। ठीक है, आज संडे है, फिर भी चलो बच्चे जितने आ गए भाई, जिनको मेरे से उम्मीद थी ना जितने बच्चे देख पाए, आपको शेयर करने का समय नहीं, कोई बात नहीं, मत करना। इन दिनों में थोड़ा सा अपना एक थोड़ा थोड़ा समय जितना भी है उसका बचाव करना है। और जिनको उम्मीद थी कि सर क्लास लेके आएंगे, उनके लिए फिर मेरे को वर्क तो करना ही था। वो बच्चे चाहे 20 हो और चाहे हो 30, मैं स्वार्थी जरूर हूं, इतना नहीं। समय और परिश्रम की बचत, विषय वस्तु की स्पष्टता, ये दोनों ही बातें क्या है? सही है। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को, ये ग्लोब वाला आ गया था। परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ वातावरण में किया जा सकता है।
परियोजना की परिभाषा किसने दी है? किलपैट्रिक ने। अच्छा, अभी परियोजना से संबंधित प्रश्न आएंगे भी, उनको देख लेना अच्छे से। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने? किलपैट्रिक ने। प्रोजेक्ट शब्द आ जाए और डीवी और किलपैट्रिक का नाम मिलेगा ही मिलेगा। प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है। कौन सा दोष नहीं है? वास्तविक जीवन से संबंधित व्यय शिक्षण अपूर्ण व विशृंखल व्यय साध्य पद्धति संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता वास्तविक जीवन से संबंधित। चलो ये बताना, आप लोग बताना भाई। चलो शाबाश, थोड़ा सा आपने, मैं कह रहा हूं पिछले पीवाईक्यू पढ़ लेना। सीधा उत्तर नहीं, लेकिन उससे आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। शिक्षण अपूर्ण, उसका दोष होता है क्या? प्रोजेक्ट पद्धति का। वह साध्य पद्धति है। संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, उपलब्ध हो रही है पुस्तकें, ये दोष है क्या? वास्तविक जीवन से संबंधित है, ये दोष है क्या? वास्तविक जीवन से संबंधित होना, बताना ये। चलो आप बताना मुझे कमेंट करके। वास्तविक जीवन वाला। सूचना तकनीकी के मुख्य घटक हैं। सूचना तकनीकी के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उपयोग करता, ये डी सभी हैं इसके तो भाई सरकारी ऑप्शन। चलो आ गया, ये आ गया आपका। किलपैट्रिक ने परियोजना के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं, अभी हमने पढ़ा था। रचनात्मकता, समस्यात्मक परियोजना, अभ्यास वाला, और एक कौन सा था? एक था कलात्मक वाला। ठीक है, इसको आनंद नाम से भी, आनंदात्मक भी लिखा जाता है। एक ये था, कुल 4 थे, इसका मतलब ये नहीं है विध्वंस परियोजना वाला नहीं है। अब इसमें ये पूछ लिया, अब वो परियोजना विधि के चरण पूछ सकता है। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। दोबारा फिर कह रहा हूं, परियोजना विधि के चरण पूछे तो 5। समस्या समाधान विधि के कितने हैं? वो 5 दिए हुए हैं। पहचान करना, और लास्ट में क्या था? समानीकरण था। और इधर क्या था परियोजना में? परियोजना में था पहले परिस्थिति और लास्ट में क्या था? लेखा जोखा। और अगर पूछा जाए किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट मेथड के कितने हैं, तो वो 4 हैं, अभी आपको बता दिए। अनुदेशन तकनीक की प्रवृत्ति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। अनुदेशन निर्देश देना, अनुदेश देना, परियोजना विधि संबंधित है। सिर्फ अध्यापक नहीं, अध्यापक नियंत्रण अनुदेशन ये तो हो ही नहीं सकता। शिक्षार्थी, सिर्फ बच्चा, इंटरएक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन, समूह, बच्चे में समूह होता है बच्चों का। जीसीआई से संबंधित, ये जो है टर्म इससे संबंधित है। निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है? चलो अब ये बताओ आप, कौन सा परियोजना विधि का भाग नहीं है? परियोजना विधि में ये होता है परिस्थिति उत्पन्न करना, परियोजना का चुनाव करना, चयन करना, सूचना का विश्लेषण करना, परियोजना का मूल्यांकन करना। बताओ भाई, ये तो अभी देख लो कितना अच्छे से मैं बता के आया हूं। बता दो ये उत्तर, तो बता दोगे? बताओ चलो, ये आपके लिए छोटा, कितना आसान है ये तो। ठीक है, जिनको नहीं आता फिर आगे तो क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? कितने हैं? 6 होते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार वो 4 प्रकार बताए हुए हैं। कौन सा परियोजना का प्रकार थॉमस एसरिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया है? तो वो सामाजिक में है, तो सामाजिक परियोजनाएं हैं। कौन सा है? सामाजिक परियोजनाएं हैं। ठीक है, निम्नलिखित में ये देखो, ये आ गए आपके। निम्नलिखित में परियोजना विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। 6 के 6 चरण आपके सामने रखे हुए हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं परिस्थिति, वैसा माहौल बनाते हैं, वातावरण तय करते हैं। उसके बाद हम उसका, आपको पता ही है, चयन करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ऐसे प्रश्न जब आए ना, ऐसे प्रश्न में पहले तो ना कॉमन चीजें देख लिया करो, जिसमें कॉमन ज्यादा है। जैसे यहां 1 2 बार है, ठीक है, ये देखो 4 सब में ही है, तो इसका मतलब 4 तो 4 नंबर पे आएगा ही भाई। ये जो चीज है ये तो 4 नंबर पे ही आएगी। ठीक है, थोड़ा सा करना सिखाता हूं आपको। और इन दोनों में देखो, यहां पर 5 नंबर पे ये चीज कॉमन है, ठीक है, और 6 नंबर पे ये कॉमन है ज्यादा, हालांकि ये भी कॉमन है, मतलब 6 वाला 6 पे आएगा। ये 1 है यहां, और यहां पर 2 3 2 3। अगर आपको
एक चीज पता हो, देखो इसमें तो इतना ही सिंपल दिया हुआ है कि अगर आपको एक चीज पता है क्या, कि सबसे पहले होता है परिस्थिति का निर्माण, यानी कि 3 नंबर वाला एक में कहां है, 3 नंबर वाला एक में कहां है भाई, 3 नंबर वाला सिर्फ इसमें है, बी में, सीधा ही क्लियर हो जाता है। या आपको ये पता है योजना का लेखा जोखा 5 नंबर में आएगा, ये नंबर में, तो ये सीधा ही कट हो जाता है। और एक बात आपको और बताऊं, आपको कंफ्यूज करने के लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता, मूल्यांकन लास्ट में, तो यहां देखो मूल्यांकन भी लास्ट में ऑप्शन में डाला हुआ है, कि कोई सोचेगा कि मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है। और एक बात और बताऊं आपको कि 3 1 2, फिर आप ये कहोगे अच्छा परियोजना विधि में सबसे पहले योजना बनाना होगा, ये देखो 2 नंबर ऑप्शन भी, ये देखो 2 नंबर ऑप्शन भी उसने पहले रखा हुआ है। कोई सोच लेगा कि योजना बनाना पहले होगा, कोई सोच लेगा योजना का चयन करना पहले होगा, तो 1 नंबर भी उसने पहले रखा हुआ है। और 2 वाला 2 बार दे दिया कि बच्चे ये सोचेंगे अच्छा योजना बनाना सबसे पहले होगा, है ना, कितना। और यहां देखो अगर थोड़ा सा भी पड़ा हुआ है, इसलिए मैं ये चीज समस्या समाधान विधि में भी आपको बार बार कह रहा हूं, समस्या समाधान विधि में पहला चरण क्या है और लास्ट क्या है, लास्ट में समानीकरण था, पहले में क्या था, ये सारी चीजें अभी आपको बताई थी। तो इस तरह से आपको ये जो है ये इसका ठीक उत्तर बैठता है। तो इनमें से वो देखिए ये भी पूछ लेता है कि कौन सा इससे संबंधन, समस्या वाला भी अच्छे से रट लेना और परियोजना वाला भी। ये समस्या समाधान के 5 जो चरण है वो अच्छे से रट लेना। अभी लिख देता हूं रीट के लिए, ये दोनों की दोनों मेथड जो है रीट 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई। मूल्यांकन व मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से, ये देखो भाई साइको वाली में मापन मूल्यांकन बहुत अच्छे से दोबारा से बार बार देखे, मैं आपका समय वहां मैंने करवाया हुआ है, वो वहां वीडियो देख ली, आपका क्लियर हो गया। उसके अनुसार बताओ मूल्यांकन बराबर क्या होता है, मापन प्लस मूल्य का निर्धारण, बताना ये है क्या। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के लिए, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है उसकी मैंने जो क्लासें ली हैं अच्छे से देख लेना, 4-5 प्रश्न देगी वो क्लास, और बाल वो योजनाएं जो है वो आपको 2-1 प्रश्न दे देगी, नहीं तो एक तो पक्का ही है। मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत क्या सुझाव नहीं दिया गया, पेपर में वहां हाँ नहीं सही है असत्य असत्य, अच्छे से पहले जिसको प्रश्न समझ आ गया ना उसका उत्तर तो मान लो कि 50% आ ही गया। मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए। अब देखो निरंतर और व्यापक, निरंतर व्यापक ये चीज तो सीधी कट होगी कि बी और सी तो उत्तर है ही नहीं भाई, व्यापक और निरंतर इसका नाम है तो व्यापक भी होना चाहिए निरंतर भी होना चाहिए। प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन परीक्षण और लक्ष्य आधारित होना चाहिए, ये भी वैसे क्लियर हो जाता है। और ये लंबे वाली लाइन आ गई, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, तो ये जो है सुझाव जो है ना ये नहीं दिया गया था। एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है, ये भी आपको प्रश्न पत्र निर्माण में अच्छे से एक एक की वैधता क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, अच्छे से विश्वसनीय क्या है, 2 बार इधर उधर 2 लोग चेक करें वही आपका रिजल्ट रहे कि मान लो मैंने 100 में से 80 नंबर दिए, किसी को डाउट हुआ उसने चुपके से इधर से तैयार किया उसने भी, तो विश्वसनीय वैधता है उसकी, वो वैधता भी है। तो वैधता विश्वसनीयता ये बताया था मैंने, ये नहीं होना चाहिए, व्यक्तिपरक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विभेदीकृत होना चाहिए। ठीक है, विभेदीकरण होना चाहिए, मतलब भिन्न भिन्न टाइप के बच्चे होते हैं, सबको देखते हुए और सभी तरह के प्रश्न जो है ना प्रश्न पत्र में अच्छे मूल्यांकन अच्छे प्रश्न पत्र में शामिल होने चाहिए। तो इसका डी उत्तर व्यक्तिपरक नहीं भिन्न भिन्न विभेदीकृत होना चाहिए। इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है, आकलन की, असेसमेंट की, समय की कमी, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, संकल्पनात्मक त्रुटि, भय व ये जो है तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। चलो बता दो क्या है, समय की कमी है क्या,
आप भी लगा दिया करो कोई उत्तर कि कौन सी सीमा नहीं है। देख लो कितना आसान है। ऐसे ऐसे प्रश्न भी अगर नहीं हो पा रहे ना, थोड़ा सा चिंता का विषय है भाई। थोड़ा सा आपने पढ़ा हो कि कौन सी सीमाएं हैं, कौन से उसके गुण हैं, कौन से उसके दोष हैं, नहीं पढ़ा तो मूल्यांकन को, आकलन को और अच्छे से पढ़ जाना। ठीक है, उत्तर तो आपसे चाहिए मुझे, इसका उत्तर लगाओ। मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। अच्छा, उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए? हम वो पढ़ते हैं सोपान ऐसे करके त्रिभुज सा बनाकर, और सबसे पहले लिखते हैं शिक्षण के उद्देश्य। उद्देश्य का निर्धारण इधर होता है अनुभव। क्या होता है? अनुभव। और इधर होता है मूल्यांकन, और मूल्यांकन में वो सारा सिस्टम आ जाता है। ये 3 है। और मूल्यांकन का सीधा सीधा संबंध भी पूछा जाता है। किससे संबंध है मूल्यांकन का? शिक्षण के उद्देश्यों से है। और फिर क्योंकि मूल्यांकन का सोपान या शिक्षण के उद्देश्य किसने दिए थे? ब्लूम ने दिए थे। और ब्लूम के बारे में भी पूछा जाता है, ब्लूम ने किस पे काम किया? उद्देश्यों पे। मूल्यांकन का सीधा संबंध है अनुभव से, शिक्षण विधियों से, ऑप्शन होते हैं अलग अलग, उसका संबंध किससे है? उद्देश्यों से है। तो ये तीनों के तीनों किसने दिए हैं? ब्लूम ने दिए हैं। थॉर्नडाइक को मैंने आपको थोड़ा बहुत उस क्लास में उसका जिक्र आया था। स्किनर का संबंध वैसे अधिगम से है, तो उसका जिक्र अधिगम अपन ने पढ़ाया ही नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच करना, उत्तम कक्षा अध्यापन, शैक्षिक नियोजन, सामाजिक विकास। इसमें ज्यादा फीलिंग मत लिया करना। जब विषय देकर मूल्यांकन पूछा जाए, इसका मतलब वो पेपर की बात कर रहा है कि पेपर लेना है, तो उस पेपर का उद्देश्य क्या है? सामाजिक विकास करना उद्देश्य है क्या पेपर का? पेपर का उद्देश्य। शैक्षिक नियोजन, कोई योजना बनाना है क्या? पेपर का उद्देश्य है। उत्तम कक्षा अध्यापन क्या है? छात्रों के ज्ञान की विषय पढ़ाया, उन्होंने ज्ञान को कितना सीखा है या नहीं, थोड़ा सा सोच लेना, उत्तर लग जाता है। और कलाकारियां करने लग जाए कि विषय का उद्देश्य तो यही होगा, सामाजिक विकास करना। मूल्यांकन शब्द आएगा ना, वहां पेपर लगा देना कि पेपर है, वो पेपर हो रहा है तो क्या करना है, वो ज्ञान कितना सीखा उसकी जांच है बस। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मक। अब ना एक बात और कह रहा हूं जाते जाते, निदानात्मक, रीड से पहले उपचारात्मक, उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, और मूल्यांकन, इनको अच्छे से देख जाना। और रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, इंग्लिश में बात करें तो फॉर्मेटिव असेस, ये हो गया आपका समेटिव असेसमेंट, अचीवमेंट वाला हो गया। उपचारात्मक क्या हो गया? रेमेडियल। ये निदानात्मक क्या हो गया? डायग्नोस्टिक, रेमेडियल, फॉर्मेटिव और समेटिव और इवैल्यूएशन। ये सारे के सारे अच्छे से देख जाना। ये आपके पेपर में 5 नहीं 6 या 7 प्रश्न आपको देंगे पूरे पेपर में। 6, 7, 8 कितने भी दे सकते हैं अच्छे से। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, निदानात्मक, नकारात्मक, ये तो सीधे क्लियर हो गया। और निदानात्मक क्या था? निदानात्मक क्या था भाई? शब्द पता लगाना, ठीक है, पता लगाना, यानी कि उसको क्या कठिनाई आ रही है, यानी कि उसको क्या समस्या आ रही है, आदि शब्द आपको मिलेंगे। ये निदानात्मक है। और उसका समाधान करना क्या था? उपचारात्मक था। ठीक है, ये सारे के सारे उसमें होते हैं। नकारात्मकता ये उसमें नहीं होती अच्छे पेपर में। मूल्यांकन का मतलब पेपर है भाई। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? और देखो, रचनात्मकता वाला अभी भी छोटे बच्चों के पेपर हो रहे हैं, समेटिव योगात्मक भी हो रहे हैं। मुख्यतः योगात्मक मूल्यांकन यानी कि योगात्मक पेपर में इसके प्रकार दिए जाते हैं। तो 6 माही और वार्षिक वाला इसको रखा जाता है जब हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? मैंने अभी कहा था, थोड़ा सा अलग सा हटके से शब्द दिया हो, किसी अन्य भाषा का शब्द दिया हो, या ब्रैकेट में दिया हो, या लंबी लाइन हो, वो उत्तर होता है।
तो यहां देखो हटके अंग्रेजी में है, बाकी हिंदी में है सारे, तो पायलट स्टडी जो है इसका उत्तर बन जाता है। संकलनात्मक संकलन करना, जो संकलन होता है, मूल्यांकन निम्न के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? श्रेणी निश्चित करने में, ग्रेडिंग दी जाती है ना छोटी क्लासों में, 8वीं तक के लिए ग्रेड होती है ABCD, ये ग्रेडिंग दी जाती है। अपने तो देखो हमारे समय में अगर D लगती है मतलब वो बहुत अच्छा है, और अब अगर किसी बच्चे की D आती है तो मतलब वो खत्म हुआ है, निकम्मा है। अब अच्छी ग्रेड कौन सी है? A ग्रेड है ना। तो ग्रेडिंग निश्चित करने में, मूल्यांकन जो विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में, कि विद्यार्थियों ने जो सीखा है उसका सार पता चल जाता है, कितना सीखा कितना नहीं। सत्रांक मूल्यांकन में, उनको अंकन देने में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में, तो ये उसकी प्रगति पर निगरानी रखने में, उसमें नहीं ये मूल्यांकन का। ये सबसे लंबे वाली लाइन आ गई भैया आपके लिए। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के, आज तो ना शब्द ही नहीं निकल रहे, छात्रों शब्द ही नहीं बोला जा रहा। देख लो आप मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ना 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 ना। परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। कौन सी परीक्षा? वस्तुनिष्ठ प्रकार की। अब देखो स्वतंत्र चिंतन का मतलब क्या है? बच्चा खुला सोच सके और खुले में लिख सके। वस्तुनिष्ठ में, ऑब्जेक्टिव में क्या चिंतन दिखाएगा वो? 4 ऑप्शन है और एक उत्तर लगाना है। लघु उत्तर वाले में भी इतना नहीं है, अति लघु वाले में 1 लाइन का उत्तर लिखना है। तो कौन सा है? निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। रीट भी ये दे लो, और अभी अपने ऑफलाइन या काम करेंगे या आगे काम करेंगे तो उसको बढ़ाएंगे। आरएस वालों के लिए मैं, जो नए बच्चे जो है ना 12th तक अच्छे मार्क्स होते हैं, देखो आरएस का पेपर सीधा सीधा है ना, चलो 1 लाइन में खत्म करूं, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। मान लो 65 नंबर की हिस्ट्री आती है, फिक्स है उसमें कि 5 प्रश्न 2-2 वाले आएंगे, ये 5-5 नंबर वाले आएंगे, लघुत्रात्मक आएंगे, निबंधात्मक आएंगे। सेम पैटर्न होता है आपका 10वीं 12वीं का। तो निबंधात्मक में उसको अपना स्किल दिखाने का पूरा मौका मिलता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया है, और नेक्स्ट क्लास के लिए आगे भी तैयार रहना आपको पूरी एनर्जी के साथ, चाहे कैसा भी हो, तबीयत कैसी भी हो, और मैं वो क्लासें आपको दूंगा भाई, ठीक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यांकन का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना। उद्देश्य की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, ये सारे हैं मूल्यांकन। आप और बता देना भाई। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? अब देखो सभी एक समान है, और एक रूपता वाली बात, तो एक रूपता या व्यक्ति परक ये शब्द अगर हैं तो ये तो गलत है। मैंने वहां आपको बताया था कि अगर व्यक्ति परक है तो इसका मतलब क्या है? बच्चे भिन्न भिन्न हैं, डिफरेंट हैं सभी। तो पेपर जो है उन बच्चों को देखते हुए ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और ये भी अच्छे पेपर में चीजें सारी होनी चाहिए। ये पूछ रहा है कि अगर प्रश्नों का स्तर एक जैसा ही है तो इसका मतलब उसमें कौन से गुण का अभाव है? तो उसमें विभेदीकरण का अभाव है। विभेदीकरण का मतलब क्या है? अलग अलग, भिन्न भिन्न। और यहां ये कह रहा है एक समान हो, तो किसका अभाव है? विभेदीकरण का, इसका विभेदीकारिकता का अभाव है। तो ये आज की क्लास अपनी खत्म होती है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपने मेरे को इतने समय झेला, धन्यवाद, जय हिंद।